हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले वाला लेक्चर आपका S1 100% पूरा हो गया होगा। थोड़ा इसी ऑन कर दे बेटा। तो आपका S1 बेटा पूरा हो गया होगा। और हाँ बेटा, और इसके पहले के जो L सीरीज़ के लेक्चर्स हैं वो भी आपका 14 तक पूरा हो गया होगा। तो L सीरीज वाले में हम लोग पढ़ने वाले हैं L15, नया चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा S2 मीन्स। तो S सीरीज जो चल रही है वह है मॉड्यूल सोल्यूशन, जो आपको PDF मिला हुआ है। ऑफलाइन के बच्चों को जो हार्ड कॉपी मिली हुई है, इसकी ये सीट मिली हुई है, तो उसका सॉल्व चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। आप इसका जो पहले वाला पार्ट है बेटा S1, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक उसमें था। अब हम लोग आ जा रहे हैं देखने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व किए होंगे, सीट को सॉल्व किए होंगे। जिस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट है तो उस क्वेश्चंस को बेटा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए। कहीं पे डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर बेटा हर वीडियो में, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में वीडियो नंबर लिखा, व्हाट्सअप नंबर लिखा होता है बेटा हर वीडियो में। तो आप हमको अपना अलग से मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट में भी कोई भी दिक्कत होती है बेटा तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आप जो भी देख रहे होंगे तो आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे P100 फिजिक्स पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। कोई नया यदि आया हुआ है बेटा तो आपको यू आर मोस्ट वेलकम। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, आइए तो मैं SD पांडे SDP सर, आइए क्लासेस शुरू करते बेटा। तो हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 16। तो आपके पास PDF होगी बेटा, तो जानते हैं कि ये PDF शीट आपको सबको मिली हुई है। तो आप जिनको ना हो बेटा तो वो अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे मिलता है बेटा आपको, तो मिल जाएगा आपको। और आइए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि कह रहा है, देखो बेटा आपके पास PDF शीट होगी तो हार्ड कॉपी निकलवाएंगे तो उसमें देखिए, अदरवाइज आप मोबाइल में बेटा PDF ही है तो उसमें आप देखें। कह रहा है कि पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स द हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड 6 मीटर। तो कोई पार्टिकल है वह अपना किसी डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस, मान लो कि उसको S डिस्टेंस जाना तो अपना हाफ डिस्टेंस कवर करा बेटा कितने से 6 मीटर पर सेकेंड से। और हाफ डिस्टेंस बेटा चल रहा है वह दो तरीके से चला। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यह कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस बेटा S पूरी डिस्टेंस है S, ओके। और यह S/2 चलता है और S/2 चलता है, हाफ हाफ करके चलता है बेटा, हाफ S/2 और S/2। तो S/2 पहला हाफ हो चलता है V1 से और दूसरा हाफ चलता है V2 से। दिस इज द क्वेश्चन। तो जब भी कभी भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखना बेटा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यदि आपको बतानी हो ना, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखना कि जिसमें डिस्टेंस बराबर चली जा रही हैं और वेलोसिटी 2 दी हुई है। क्या बोला, फिर से बोलिए। वेलोसिटी 2 दी हुई है, डिस्टेंस दोनों से बराबर चले जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का एवरेज बताने के लिए ना बेटा बहुत ही आसान सा तरीका होता है। क्या करोगे, वैसे तो नियम जानते हो बेटा कि जो एवरेज स्पीड होती है या एवरेज वेलोसिटी होती है, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम। तो यदि कहीं पर भी यह देखना कि यदि बॉडी में रिटर्निंग हो रही है, यानी कि वस्तु गया है और आया है, तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन एवरेज डिस्टेंस तो 0 होगी नहीं। तो जैसे बेटा मान लो S गया, यानी कि 10 मीटर गया और 10 मीटर आया, या 2 किलोमीटर गया 2 किलोमीटर आया, यानी कि जितना गया उतना ही आया, डिस्टेंस बराबर है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आधा गया एक वेलोसिटी से, आधा गया एक वेलोसिटी से। तो जो 2 वेलोसिटी दी हुई है तो दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस चली जा रही है वो तो बराबर है ना। तो जब भी कभी भी बेटा डिस्टेंस चला गया बराबर होता है और 2 वेलोसिटी दी हुई होती है ना, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2।
अब यह क्या है, एवरेज स्पीड है बेटा, ये एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है। बस केवल ये देखिएगा कि उसमें रिटर्निंग नहीं होनी चाहिए। यदि लेट रिटर्निंग इज देयर, देखो बेटा, यदि लेट रिटर्निंग इज देयर, देखो बेटा, यदि रिटर्निंग है, यदि यानी कि गया है और आया है, वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। तब कहिएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी बराबर जीरो हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी ना बेटा वो भी जीरो हो जाएगी। बस इसका ध्यान दीजिएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। बस अब जैसे आप कहिएगा कि सर यदि 3 पार्ट में, यानी कि क्वेश्चन कितने में चला, जो है 2 पार्ट में चला। देखिए 2 पार्ट में चला ना, या हाफ डिस्टेंस, या देखिए हाफ डिस्टेंस एक वेलोसिटी से, हाफ डिस्टेंस एक वेलोसिटी से। तो ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था, होता बड़ा आसान है बेटा। तो इसका आंसर है बस क्या, एवरेज वेलोसिटी। बेटा आंसर क्या है इसका, तो आंसर इसका बेटा केवल 2v1v2 अपान v1 प्लस v2 कर दीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब मान लो कहा जाए कहीं पर कि आधा टाइम बराबर कह रहा हो, तो क्या करोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि यह कोई डिस्टेंस है, कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई कार वाला है बेटा ना, और यह पूरा जाता है t समय में। तो ये क्या किया, 3 हिस्सा कर दिया, अपने समय का 3 हिस्सा कर दिया। पहला t/3 चला v1 से, दूसरा t/3 चला v2 से, और तीसरा t/3 चला v3 से। तो देखो बेटा यार 3 स्पीड है ना, 3 स्पीड से चल रहा है ना। और क्या किया, पूरे टाइम को 3 पार्ट कर दिया, 3 पार्ट में चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये सब थ्योरी में 1D में बता चुके हैं। 1D मीन्स कि L1 L2 में। तो चलो, तो अब देखो बेटा ऐसे क्या करते हैं, तो जब भी कभी समय बराबर हो, ध्यान देना बेटा, लिख दो, कॉपी में लिख लो कि जब समय बराबर होता है तो सीधे जो एवरेज होता है ना, उसका एरिथमेटिक मीन ले लिया जाता है। यानी कि अंकगणितीय जो औसत होता है ना, औसत का फार्मूला लगा जाता है, एवरेज का फार्मूला लगा दिया जाता है। मतलब कि स्पीड हो ना बेटा, तो स्पीड का एवरेज बराबर क्या करोगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपान 3 कर दीजिएगा, बस फटाफट तुरंत आंसर आ जाएगा। और यदि मान लीजिए कि डिस्टेंस बड़ा हो गया, देखो बहुत ही आसान। अब यही 3 पार्ट सीधे जा रहा है, रिटर्निंग है नहीं, तो यही बराबर क्या हो जाएगा, यही बराबर वेलोसिटी का भी औसत हो जाएगा, वेलोसिटी का भी एवरेज यही बन जाएगा, है ना। अच्छा, यदि मान लो बेटा कि कोई ये डिस्टेंस है, नोट करते जाए फार्मूला फास्ट। मान लो कोई डिस्टेंस है, तो यह पूरी डिस्टेंस है d। चलो अब दूसरा फार्मूला देखो, अब पूरी डिस्टेंस है d, ठीक बेटा। अच्छा, अब क्या किया कि d/3 पहला पार्ट चला v1 से, दूसरा v2 से, तीसरा v3 से। अब डिस्टेंस यदि 3 पार्ट में रहे तब क्या करोगे, बहुत आसान बेटा, कुछ भी नहीं, सिस्टमैटिक देखो बेटा क्या करोगे, तो स्पीड का एवरेज बराबर ना बेटा वेलोसिटी का एवरेज बराबर क्या हुआ 3। अब वहाँ था जब 2 हिस्सा था तो 2v1 v2 था, अब 3 है तो 3v1 v2, तो 3v1 v2 v3 अपान क्या बेटा, अपान v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ओके, वेरी फैंटास्टिक, एंड फिजिक्स इज द वेरी इजी। ओके, चलो ना देखो, तो अब यहाँ पे हो गया। अब ये फार्मूला थोड़ा सा फटाफट नोट कर लो। तो आपके कंपटीशन में या तो ये सीधे फार्मूला कई बार पूछा है, ये भी फार्मूला आ चुका है कंपटीशन में बेटा, ये भी आ चुका है, और इस पे कई बार न्यूमेरिकल आ चुका है, 2v1 v2 वाला बेटा देखो देखना, ये 2v1 v2 वाला कई बार न्यूमेरिकल आ चुका है। कितनी आसान सारी बातें होती हैं। अच्छा, अब ओवरऑल निकालने का तरीका नो प्रॉब्लम, पूरा प्रूव करना चाहते हो, तुम्हारे पास मान बेटा एग्जाम में बैठे हुए हो और तो एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है, मतलब केमिस्ट्री और बायो सॉल्व करने के बाद में फिजिक्स सॉल्व कर रहे, पूरा पर्याप्त टाइम 2 घंटा बचा हुआ है, आराम से करो। प्रूफ करके माना कि चूँकि इसलिए कि माना टोटल डिस्टेंस है, जाने में लगा समय t1 है, अब फिर आधा चलने में लगा हुआ समय t2 है, तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हुआ, मान लो गया है और आया है, तो टोटल डिस्टेंस बराबर d गया है, d आया है, तो 2d हो गया, और फिर
टाइम में निकाला बेटा T1 प्लस T2 दो पार्ट है मान लो, तो T1 प्लस T2, T1 का मान निकाला, T2 का मान निकाला, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, जो भी कुछ आएगा दैट विल बी द आंसर। आएगा क्या? आएगा यही आएगा यही। अच्छा, अब मान लो बेटा तुम्हारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, 3 घंटे का समय है, 2.5 घंटा तुम्हारे पास बचा हुआ है। आराम से करो बेटा, अब इसको भी आराम से करो। कौन वाला? ये 3 पार्ट करो। अब यहाँ पर V1 है बेटा, तो पहला समय T1 बराबर निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? D/3 है तो D/3 बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम T1 के मान निकल गया। फिर T2 निकालो बेटा, T2 निकाला, फिर T3 निकाला, फिर टोटल डिस्टेंस निकालो बेटा। और टोटल डिस्टेंस बाबा टोटल डिस्टेंस आनी अपन टोटल टाइम, तो जितना भी टोटल डिस्टेंस है बेटा वो तो D ही रहेगा, D/3 तो वह तो D ही रहेगा। तो अब उसके बाद अपन टोटल टाइम से डिवीजन करो, कट पिट कर दो, उसमें जो भी कुछ आया है बेटा सॉल्व करोगे, पाओगे क्या? यही। ओके, तो लेकिन हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री भी करनी है, बायो भी करनी है ना बेटा, तो फिर इतना टाइम नहीं रहेगा। तो क्या करने का? याद रहे। तो याद रहना चाहिए, पक्का याद होना चाहिए। यदि आप जा रहे हैं बेटा नीट का एग्ज़ाम देने, 9 महीने बस सब बचे हैं, 2 महीने समाप्त हो चुके बेटा, 2 महीने से हमारा समझ से कुछ और ही ज़्यादा ही हो गया होगा, 2 पॉइंट समथिंग मंथ हैज़ फिनिश्ड। तो अब जो रिमेनिंग टाइम बचे हैं बेटा, तो सारी पूरी फिजिक्स बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है कि नहीं, बहुत पढ़ना है बेटा। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो तैयार कर लिया, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपको बेटा सब लर्न होना चाहिए। अच्छी कॉपी में अच्छे रेड पेन से घेर दीजिए, या कर लीजिए कि इसको हमको याद ही करना है ना, हर हाल में याद रहना चाहिए। आइए फिलहाल अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, अब हम वहाँ चलते बेटा, क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चंस में। तो देखो बेटा, तो अब इस कह रहा था, क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में बेटा? तो क्वेश्चन में कहा कि हाफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यानी कि जो V1 को बेटा, तो ये वैल्यू किसकी हो गई? तो ये वैल्यू हो गई V1 की। फिर क्या कह रहा है कि रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, यानी कि जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है वह 2 पार्ट में चल रहा है। तो अब रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है ना बेटा, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस के 2 पार्ट में चल रहा है। अब सेकेंड पार्ट बचा हुआ, पहला पार्ट तो जा चुका है, सेकेंड पार्ट तो हाफ टाइम कर दिया है। तो जानते हो बेटा कि जब टाइम हाफ हो जाता है ना, टाइम बराबर रहता है, तो क्या करते हो? एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन मीन्स कि पहले वाला पार्ट को किल से चल रहा है बेटा, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख लें, इसमें दिया हुआ बेटा। तो पहले पार्ट को चल रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे पार्ट को चल रहा 15 मीटर पर सेकेंड से। तो 9 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। अब जानते बेटा कि 2 है ना, तो जितने भी रहेंगे उन्हीं संख्या से डिवाइड कर देते हो निकालने के लिए। 2 से डिवाइड कर दोगे 15 और 9 3 24 और बटा 2 12 मीटर पर सेकेंड, तो 12 मीटर पर सेकेंड। यस, तो अब क्वेश्चन ऐसे हो गया कि पहला पार्ट हाफ डिस्टेंस का पहला पार्ट चला 6 से, अब जो आया बेटा यही बन गया V2, और जो V2 है वो है 12। अब डिस्टेंस बराबर हो गया। जब डिस्टेंस बराबर हो गया तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लाया, तो नाउ होल एवरेज कितना हुआ? तो 2V1 V2, तो बेटा 2V1 V2, तो 2V1 V2 कितना बेटा? यहाँ पे क्या होगा? होल एवरेज बार 2V1 V1 कितना बेटा? 1 मिनट कुछ छूटा हुआ है क्या बेटा यहाँ पे? चलो देखो यहाँ पे छूटा हुआ है, तो आ जाओ फिर से कर दें इसको। हाँ बेटा, तो अब हम लोग के पास कितना है बेटा? तो पहला वाला कितना था बेटा? 6 था, नहीं छूटा नहीं था शायद, 2 हम लोग डायरेक्ट ले लिए थे वहाँ पे। तो फिर तो अब यहाँ देखो, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो अब चलो बेटा, अब देखिए, अब यहाँ 2 इंटू V1 कितना है बेटा? तो V1 है हम लोगों का 6, तो V1 है हम लोगों का 6 इंटू V2 कितना बेटा? 12, तो V2 है 12, तो 2V1 V2 हो गया बेटा अपॉन V1 प्लस V2, तो V1 V2 यानी कि 6 और प्लस 12। सॉल्व कर दो बेटा यहाँ पे, तो 2 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 12 और 6 हो गया बेटा 18। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा? यहाँ पे हुआ 6 और यहाँ पे आ गया ये 3 यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 3 और ये 4 हो गया, यानी 8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर। तो 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ बेटा, पहले भी वही था, हमको लगा छूटा हुआ है। तो चलो बेटा, तो 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आंसर है बेटा इसका C ऑप्शन।
तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा कि x इक्वल टू टी, क्या ये दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि x इक्वल टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 20t प्लस 15 मीटर ये दिया हुआ है। क्या है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, क्या है कि वेलोसिटी क्या है जब एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस समय की वेलोसिटी बताओ। तो जानते बेटा कि जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उस समय की जो वेलोसिटी होती है ना, जब एक्सेलरेशन जीरो होता है बेटा तो उस समय की जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी मैक्स होती है ना, याद है ना सब कुछ। चलो बेटा, तो फिलहाल वो नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है कि उस समय की वेलोसिटी बता दो। तो क्या करना है, जानते हो बेटा कि जब कभी भी यदि आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया हो और उसको जो बेटा वो कर दे, फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसको निकाल दे, यानी कि उसको डिफरेंशिएट कर दे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दे तो क्या पाते हो बेटा, वेलोसिटी मिलती है आपको। तो इसलिए आप वेलोसिटी को कैसे लिखते हो बेटा dx/dt बराबर v के बराबर लिखते हो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि 3 बेटा, अब यहाँ पे दिया हुआ t क्यूब x बराबर दिया t क्यूब माइनस 6t² प्लस 20t प्लस 15 दिया हुआ। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे यानी dx/dt निकालोगे वेलोसिटी बन जाएगी। और क्या होता है बेटा, डिफ्रेंशिएशन जानते हो। यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं जानता है तो हम पीछे बेटा वीडियो में बताए हुए हैं, L1 L2 L3 में जा देख लो बेटा, वहाँ जा कर के नीचे बताए हुए हैं। तो यदि वहाँ ना हो बेटा तो और पीछे वीडियो में चले जाओगे ना, तो पुराना वाला 2025 वाले जो तैयारी करा रहे थे तो वहाँ पर मैं सिखाया हूँ, बताया हूँ, यानी सारी चीज़ें पूरा अवेलेबल है आपके पास। तो P100 फिजिक्स में बेटा सब कुछ अवेलेबल है, आप जम करके पढ़िए, फिजिक्स बहुत आसान होती है। लेकिन यह है कि यहाँ वहाँ जैसे मतलब रेगुलरिटी से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, तो बहुत ही अच्छा फिजिक्स है बेटा, बहुत आसान फिजिक्स है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो देखो बेटा, तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर बगल में आ जाता है, तो पावर बगल में आ जाता 3 हो गया, ये पावर कम हो जाता है 3t² हो गया बेटा। तो 3t² होगा, इसको करोगे तो 12t हो जाएगा, इसको करोगे बेटा तो जानते हो t का 1 हो जाता है तो 20 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है 15 कांस्टेंट है, तो 15 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है बेटा, तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब एक बार डिफ्रेंशिएट यदि वेलोसिटी तो आ गई, अब वेलोसिटी को यदि एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो जानते बेटा कि एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो अब एक्सेलरेशन निकाल दिया, a बराबर क्या हुआ, तो एक्सेलरेशन निकाला। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, पावर बगल में आएगा, तो जब बगल में आया तो 3 पहले से है, 2 आया तो 6 हो गया, तो 6t पावर 1 कम हो गया, तो 6t पर 1 हुआ। और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, पावर 1 नहीं लिखा जाता बेटा, तो 6t हो गया। और यहाँ पर t का 1 हो गया तो ये 12 हो गया। अब 20 फिर यहाँ t नहीं है ना इसमें, तो वह कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। तो बेटा अब ये तो 0 हो गया, इसका तो बचा क्या, 6t माइनस बेटा, तो 6t माइनस 12 बचा, ये इतना बचा बेटा। अच्छा, अब ये किससे बराबर है, ये एक्सेलरेशन है। तो कह रहा है कि हमको उस समय वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो अब एक्सेलरेशन को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसे बेटा इसे 0 कर दिया हूँ, तो 6t माइनस 12 बराबर 0 कह रहा है। तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड, तो t का मान आ गया। अच्छा, पूछा है कि जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो उस समय की वेलोसिटी बताओ। तो हमको t अब पता चल गया कि कब एक्सेलरेशन 0 था, ये बात मालूम हो गई। अब वही t ना अब वेलोसिटी वाले इक्वेशन में रख दीजिए। अब मान लो अब क्या है, इसी क्वेश्चन में पूछता कि वह डिस्प्लेसमेंट बताओ जब एक्सेलरेशन 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में रख देंगे बेटा। देखो डिस्प्लेसमेंट ये है ना, तो यहाँ t का मान रख देंगे। कि जब अब ऐसे पूछे कि वह डिस्प्लेसमेंट बताओ जब एक्सेलरेशन 0 था, तो एक्सेलरेशन 0 जब आपने किया है तो वहाँ से t मिलेगा आपको। जो t आएगा वह डिस्प्लेसमेंट में रखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा उस समय का, और यदि वेलोसिटी में रखिएगा तो उस समय की वेलोसिटी मिल जाएगी आपको। तो देखिए अल्ले पूछा आपके क्वेश्चन में, सीट में पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वाला इक्वेशन बेटा कहाँ पर, देखिए ये वेलोसिटी वाला है 3t²। अब वैल्यू पुट कर दिए बेटा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो t का मान 2 बेटा, तो देखिए t के स्थान पे हमने 2 रख दिया, तो t के स्थान पे 2 रखता तो यहाँ पे 3t² है, तो 3 2 का रखा, 2 का स्क्वायर हो गया -12। t का मान 2 है, प्लस 20 पहले से ही है। अब यहाँ पर आपने सॉल्व किया बेटा, तो v बराबर कितना हुआ, तो 4 ये हो गया बेटा, 4 हो गया, ये 4 ये हो गया, 12 हो गया, और ये -24 ये हो गया, 20 यहाँ से बेटा, ये माइनस तो यहाँ -12 और +20 है बेटा। तो यहाँ से देखिए, तो ये 12 हो गया और -24 था तो -12 आ गया, और -12 प्लस 20 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड, मीन्स द ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। तो इसका भी उधर बता दो, ऊपर वाले का आंसर 16 नंबर का भी आंसर 8 है और इसका भी आंसर 8 है, तो यह है लेकिन इसमें ऑप्शन बी है, ऑप्शन सेकेंड।
तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, चलिए अब अगले कहते हैं स्टेटमेंट नंबर मीन्स क्वेश्चन नंबर 18 पर, जो कि स्टेटमेंट है। देखें जो कि स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम। कह रहा है क्वेश्चन में बेटा कि स्टेटमेंट फर्स्ट, तो कह रहा है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड इन द गिवन टाइम। कह रहा है कि जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की एरिया होती है वो क्या बताती है, बस ये सीधा सा क्वेश्चन क्या बताती है। तो ऑलरेडी हैज़ बीन टॉट इन यू इन लेक्चर नंबर L1 एंड L2 एंड L3। क्या है वहाँ पर बेटा, तो आप बताए हैं ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस में बताया था आपको कि किसी भी ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या, स्लोप और एरिया। तो स्लोप एंड एरिया दे आर ओनली टू थिंग्स एंड दीज टू ओनली टू स्लोप एंड एरिया आर द इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ग्राफ। तो जब भी कभी भी बेटा एरिया निकालते हो तो एरिया वाला क्या बताता है, dy इंटू डी एक्स। तो व्हाट इज द dy? dy means the value given along the y axis and dx is the value given along the x axis. Suppose along the y axis velocity is given and along the x axis time is given, therefore the product of these two will be how much? Velocity into time. And velocity into time in the case of the graphical analysis, velocity into time equal to distance and displacement also. अभी जस्ट अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो लेट यू कंसीडर द साइन आल्सो, यानी कि ये प्लस को प्लस और माइनस को माइनस रखोगे बेटा तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और यदि आपको प्लस को प्लस और माइनस को भी प्लस करके रखोगे ना तो डिस्टेंस बताएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बेटा कि हम 10 मीटर गए, ऐसे ये क्वेश्चन पहले वाले लेक्चर में भी S1 में भी है। तो मान लो बेटा कि हम ऐसे 10 मीटर गए और 2 मीटर बैक हुए, तो नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? 10 + 2। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 10 गया हूँ और 2 मीटर बैक हुआ हूँ। तो 10 को यदि हम प्लस माने तो जब बैक होंगे तो 2 माइनस हो जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर, 8 मीटर ओनली, और डिस्टेंस कितना हुआ? 12 मीटर। तो सिचुएशन एक ही है, वस्तु एक ही है, ग्राफ एक ही है, तो एक ही ग्राफ से हमको डिस्टेंस भी निकलता है और डिस्प्लेसमेंट भी निकलता है। तो हम कहें कि यह केवल डिस्टेंस बताता है, दैट इज रॉन्ग। हम कहें कि यह केवल डिस्प्लेसमेंट बताता है, आल्सो रॉन्ग। यदि हम कहें कि यह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताता है तो दिस विल बी द करेक्ट एंड दिस इज रीजन दैट वाई दिस विल बी द इनकरेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे कह रहा बेटा और बिकॉज लिखा हुआ, वाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज इट रिप्रेजेंट बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों शो करता बेटा। चलिए अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 में कह रहा है कि एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट चेंज इन द वेलोसिटी। यस, गुड, चेंज बताता है। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम बेटा देखो, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर कोई ग्राफ है बेटा, यहाँ पर ये ग्राफ बना दूँ, जैसे मान लीजिए ये है और ये टी है, और कोई भी ग्राफ बना हुआ, जैसे मान सपोज करिए इस तरह का कोई ग्राफ बना हुआ, हमको इसकी एरिया बतानी है। तो हमको इसकी एरिया बताना बेटा, तो जानते हो कि कहीं पर भी किसी भी ग्राफ की जो एरिया होती है dy इंटू डी एक्स होती है। dy मीन्स व्हाट? दिस इज द एक्सेलरेशन ए and this is the time, and you know the acceleration into time can be written as delta v upon delta t, and this is the time. You can take the time interval, this will be cancelled and you will get delta v. तो क्या मैं ये कहूँ बेटा कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ वेलोसिटी बताया है? नो, यू कैन नॉट से वेलोसिटी। तब क्या बताया है? चेंज इन द वेलोसिटी बताया है। चेंज, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी। यदि हम यहाँ वेलोसिटी बोल दें तो दैट विल बी रॉन्ग। तो क्या कहना है? चेंज इन द वेलोसिटी मीन्स कि फाइनल माइनस इनिशियल, ये बताता है। और हम लोग परहैप्स इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए हुए हैं। L1 L2 में तो बहुत सारे किए हुए हैं, S1 में भी परहैप्स इस तरह का क्वेश्चन था। तो चलिए फिर क्लियर हो गए। तो अब यहाँ पर तो बात रही इसके कि ये सही है कि गलत। तो यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 is the wrong and statement 2 is the correct, and therefore the final answer of this question will be D option. So answer will be your answer will be, yes, here is given, your answer will be D. Okay beta. Now next question, 19 number question. 19 number question, this graph is given to you and this question is just based on the area, concept of the area.
व्हाट इज गिवन हियर, तो दिस इज द देवर मीटर पर सेकंड मीन्स दिस इज द वेलोसिटी हियर, दिस इज द वेलोसिटी हियर एंड दिस इज द +10 and this is +20 and here is given the -20 meter per second and the shape of the graph is given like this. Yes, what have to find here? So you have to find the ratio of the distance traveled by the find the ratio of distance to the displacement. यानी कि आपको बताना बेटा कि इस जो ये ग्राफ है, देखिए पहले वाला जो इसे पीछे वाला क्वेश्चन था ना बेटा, उसका प्रूफ यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि टोटल बेटा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर की जा रही है बेटा, उसकी आपको रेशियो बताना है। तो अब यदि डिस्टेंस सही रहता केवल, तब कैसे होता, और यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या बराबर होता है, तब इसे रेशियो 1 हो जाएगा, पर यही हो जाएगा ना, तब भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अभी जो पीछे ऊपर हम लोग प्रूफ किए हुए हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा ग्राफ, देखो बेटा पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव में रहता, तब इसका मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता। पूरा का पूरा ग्राफ माइनस में रहता, तब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता। लेकिन यदि कुछ हिस्सा पॉजिटिव है और कुछ हिस्सा नेगेटिव में है ना, यानी कि प्लस और माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु गई है मोशन में, मोशन करते जो वस्तु गई है ना, वह कुछ वापस भी आई है, क्योंकि जाते को तो प्लस दिखाया गया है, आते को माइनस में दिखाया गया है। माइनस में ग्राफ का जब हिस्सा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी रिटर्न भी हुई है, माइनस में भी आई है, यानी रिटर्न भी हुई है, गई है और आई दोनों हुआ है। अब एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना गई उतना पूरा आई है, नहीं। अब जैसे हमारे अब 20 मीटर गए और 5 मीटर आए, फिर आगे गए, मे भी पॉसिबल। तो ग्राफ ये शो करता है, यानी कि प्लस और माइनस में होना ये बताता है कि बॉडी गई भी है और थोड़ा आई भी है, पूरा भी आ सकती है, थोड़ा कम भी आ सकती है, फिर आगे जा सकती है, फिर आ सकती है। तो प्लस तो उसको कैसे दिखाएंगे ग्राफ पर, प्लस और माइनस में दिखाएंगे ना। तो वही बात तो वही तो बेटा यहाँ पर देखो, अब यह मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को दिखा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी को दिखा रहा है। वेलोसिटी का दिखाने का मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है वेलोसिटी में यहाँ बता रहा है बेटा वेलोसिटी में चेंज कैसे हुआ। पहले देखिए वेलोसिटी बढ़ी है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, फिर वेलोसिटी बढ़ी है, अब फिर लग रहा है जैसे ब्रेक मारा गया है, फिर वेलोसिटी 0 हो गई है, फिर दूसरे दिशा में वेलोसिटी बढ़ने लगी है, अब फिर दूसरे दिशा में जाकर के वेलोसिटी बेटा देख रहे हैं ना, फिर दूसरे दिशा में माइनस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ी है। तो माइनस में वेलोसिटी का होना क्या बता रहा है, रिटर्निंग। वेलोसिटी का माइनस होना क्या शो करता है, तो बट अभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा वेलोसिटी का माइनस होना क्या शो करता है, तो बहुत सारे 99% स्टूडेंट में भी आप भी वेलोसिटी का माइनस होना क्या शो करता है, एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन। बोलिए जल्दी। वेलोसिटी का नेगेटिव होना क्या बताता है, यही बात अभी बहुत देर से मैं चिल्ला रहा था, हाँ कितना बोल रहा हूँ अभी, तभी से समझा रहा था, जल्दी बोल दीजिए। वेलोसिटी का माइनस होना क्या शो होता है, क्या शो करता है। पहला ऑप्शन एक्सीलरेशन, दूसरा ऑप्शन रिटार्डेशन, तीसरा ऑप्शन मे बोथ, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। मार दिया, हाँ आंसर मार लिया, तभी मैं बोलूँगा अब आगे। आंसर मारिए, हो गया, हाँ नन ऑफ दिस, कुछ नहीं। तो वेलोसिटी का नेगेटिव होना दिशा बताता है, अभी तो मैं तभी से बोल रहा हूँ भाई, इधर गया प्लस, आया तो माइनस, कब से बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये बाल है कोई, और हमने दीवार की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, दीवार से बाल रिफ्लेक्ट हुआ सेम वेलोसिटी से, तो क्या कहेंगे जब वापस आएगा तो क्या कहेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड अभी उतना ही स्पीड कहेंगे कि 10 मीटर से गया है, 10 मीटर से आया है। अब वेलोसिटी जब बोल रहा होगा तो कहेंगे 10 + 10 मीटर पर सेकंड से गया था और -10 मीटर पर सेकंड से आया है। तो नेगेटिव वेलोसिटी कभी रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन को नहीं बताती। नेगेटिव वेलोसिटी हमेशा वस्तु के चलने की दिशा बताती है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा कि जो वस्तु जिधर से गई थी अब उधर वापस आ रही है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब रिटर्निंग ऑफ द बॉडी टुवर्ड द इनिशियल पोजीशन। क्लियर? ओके। आओ अब चलो बेटा, तो यहाँ पे बातें क्लियर हो गई। अच्छा अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे है क्या, तो वेलोसिटी एंड, चूंकि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो क्या बताएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ ऑलवेज कीप इन माइंड। अब कितनी एरिया बन रही हैं? एक एरिया, फिर यहाँ दूसरी एरिया A2, फिर तीसरी एरिया, फिर चौथी एरिया, फिर पांचवी एरिया। 5 एरिया बन रही है ना। और एक यहाँ पर भी है बेटा A6। तो कुल 6 एरिया, छोटा छोटा पार्ट बना करके निकाल दिया जाता है आंसर। चलो अब देखो बेटा, पहले अब हम यहाँ पर क्या है बेटा कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस निकाल लिया जाए, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जाए, और फिर उसके बाद रेशियो बता दिया जाए। चलिए अब यहाँ जितनी एरिया है उन सबको निकालना पड़ेगा ना। तो बेटा तो A1 बराबर क्या हुआ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ A/2 गुणे 5 गुणे 10। तो देखो बेटा यहाँ पर 1/2 इंटू 5 इंटू 10 बराबर 25 मीटर। अगेन A2, व्हाट इज द A2? रेक्टेंगल है बेटा, तो 5 से 10 यानी कि 5 ये है और ये 10 है, यानी कि 50 आ गया होगा। तो A2 बराबर 50 हो गया बेटा। अच्छा फिर अब देखो बेटा यहाँ पर A3 दिस रेक्टेंगल इज आल्सो, तो 10 और 15 5 एंड 20, ये भी उतना ही आएगा, 50 आएगा बेटा। तो ये भी 50 हो गया। अच्छा फिर A4 पे आ जाओ। A4 दिस इज द A4, ऊपर वाला बेटा ट्रायंगल A4 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ देखो बेटा बेस तो 5 है, तो हाफ इंटू 5 इंटू देखो बेटा यार 10 से 20 10 होगा ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू 5, तो बेटा तो हाफ इंटू बेस इंटू 10, यानी कि 20 का जो बेटा ये क्या होगा 2 और 5 25 25। फिर अब A5 पे चलो बेटा। A5 दिस इज द A5, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस मीन्स 15 से 10 20 यानी 5 है, और ये हाइट कितना बेटा पूरा 20। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 50 अगेन। और ये बेटा कितना है? A6 देखो बेटा यहाँ पर, तो ये भी इतना ही 20 है, और 25 यानी कि 5 और ये 20 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेटा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 50 अगेन। और अब देखो बेटा, अब जानते हो कि आप देखिए जैसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A6 प्लस है ना, सॉरी ऊपर सब प्लस है ना, सब प्लस है, जितने भी हैं बेटा देख रहे हो सब प्लस है, सब प्लस है, सब प्लस, क्यों? पॉजिटिव में आंसर देखो बेटा। लेकिन ये क्या है? माइनस में है। लेकिन जब आप स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करने जाते हो बेटा, तो दिशा नहीं होती स्केलर क्वांटिटी में। तो जब आप स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करने जाते हो तो प्लस तो है ही है, माइनस वाला भी प्लस ही रहेगा। मान लो अब मैं कहूँ कि 10 मीटर गया हूँ और 2 मीटर आया हूँ, तो आप क्या करते हो? -2 करोगे? नहीं ना। तो 10 + 2 न बोलोगे बेटा, टोटल डिस्टेंस 10 + 2 न बोलोगे। तो जस्ट लाइक दिस यहाँ पर भी आप माइनस नहीं लोगे, दैट विल बी द प्लस, एंड देयरफॉर द व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस विल बी A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6, and now the sum this, that will you will get 250 meter. Yes, you can solve this. And now total displacement will be how much now? तो देखो बेटा सब प्लस है, एक ही माइनस है, A6 वाला। तो A6 वाले की डिजिट ये है बेटा, माइनस ये है, ये A6 वाले का है। दिस साइन विल बी क्या? माइनस साइन हो जाएगी। तो दिस साइन विल बी माइनस, तो लास्ट वाला बेटा सारी न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेंगी, लास्ट वाला माइनस कर दे। जब माइनस करेंगे बेटा ये 50 कैंसिल हो जाएगा, एंड योर आंसर विल बी S2 विल बी 150 मीटर। तो देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में बेटा एक ही सिचुएशन में डिस्टेंस आया 250 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया 150 मीटर, एंड देयरफॉर व्हाट विल बी द रेशियो? तो देयरफॉर द रेशियो विल बी 250 अपॉन 150, 0 0 काट दे बेटा, 5 25 और 5 3 हो गया, 5/3 5/3, दैट इज अ फैंटास्टिक आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज सो मच, 5t² - 4t + 5, yes this is the displacement, and कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी t = 2 सेकंड। तो दिस अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो v बराबर बेटा ds/dt, तो 10t दे बेटा वेलोसिटी पूछ रहा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट कर बेटा तो क्या आ जाएगा? 10t + 4 -4 आ जाएगा। तो बेटा अभी t = 2 सेकंड में बोला, t का मान 2 रख दो बेटा, तो ये कितना होगा 20 और -4, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा बेटा कि एक कार ट्रेवल डिस्टेंस x विद स्पीड v1। हाँ वही सवाल बेटा जो अभी हम लोग ऊपर सवाल किए थे। तो कह रहा कि कोई कार है ना बेटा, ये कोई कार है, ठीक, ये कोई कार है बेटा। तो कह रहा कि ये कोई कार है जो x डिस्टेंस v1 से चला है और फिर उतना ही x डिस्टेंस v2 से चला है।
क्या करने का, बहुत आसान, बस देख लो बेटा कि दो जो वेलोसिटी दी हुई है ना, क्या दोनों से चली गई डिस्टेंसेज बराबर हैं? हाँ बराबर है, यह है वी एक्स और ये वी एक्स। बस एक लाइन, क्वेश्चन देखते पहचानते ही आंसर मारो। कैसे? एवरेज बराबर जानते बेटा, एवरेज वेलोसिटी बराबर जानते ही हो, क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, therefore the answer will be, the answer will be option number C। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में बेटा ग्राफ दिया है, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो 22 नंबर में करा कॉलम 1 और कॉलम बी को दोनों को मैच कराना है। आप अपना सीट देखें बेटा, आप अपना सीट देखें, और जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है तो बेटा, तो अभी एक पीडीएफ की बात नहीं है, ऐसे ऐसे आपको 50 पीडीएफ मिलेंगे। क्यों 50? इन द सेंस कि हो सकता है 30 में भी हो जाए, हो सकता है 40 में भी हो जाए, हो सकता है 60 पीडीएफ मिले। मतलब ये कि हम लोग की जितने कोर्स है बेटा, तो अब जैसे मान लीजिए 2 चैप्टर के 3 चैप्टर के मिला करके ये सीट आपको दी जाती है। तो क्वेश्चन मैं 2 जगह कराता हूँ, ये तो पीडीएफ का क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, और दूसरा जब मैं एल सीरीज में जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो पढ़ाते समय एल सीरीज में ही करा देता हूँ। अब जो क्वेश्चंस बचते हैं सीट वगैरह में, तो ऑलरेडी तो मैं उसमें मैक्सिमम पहले पढ़ाते समय करा देता हूँ, और उसके बाद जो बचते बेटा अलग से जो मॉड्यूल सोल्यूशन चल रहा है ये सीरीज, उसमें कराता हूँ। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। हाँ काम चला सकते हो, नहीं रहेगा तभी, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीज़ें बताते चल रहा हूँ, लेकिन यार ले लो भाई इतना तो करो, ये सीट ले लो, और सीट लेने के लिए बेटा व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़ जाओ, तो तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मोबाइल में बाकी मोबाइल से देख के क्या काम चला सकते हो, अदरवाइज तो पीडीएफ का निकलवा सकते हो, हार्ड कॉपी निकलवा लो बेटा, दैट विल बी बेस्ट। तो इतना तो करो भाई, हार्ड कॉपी रहेगा तो कम से कम वहाँ पर अपना आंसर और देख लोगे ना, मतलब वहाँ पर आंसर अपना सॉल्व कर लोगे, कुछ भी कर लोगे वहाँ पर ना, बार बार कहाँ पीडीएफ देखोगे। मान लो अभी एक चैप्टर है तो बहुत अच्छा है, जब ये 40 चैप्टर हो जाएगा तो पीडीएफ किस चैप्टर का कहाँ ढूंढने जाओगे, कैसे रिवाइज करोगे, कहाँ खोजोगे कोई क्वेश्चन कहाँ पर है, किस वीडियो में है? पीडीएफ है नहीं है, मान लो डिलीट हो गया, हट गया, तो क्या करोगे? तो कॉपी में सॉल्व है तो कॉपी में भी तो ये रहेगा ना, तो एक बार पेज पर ऐसे पलटोगे तो तुरंत इसमें इसी पे सॉल्व रहेगा, तो तुरंत दिखाई पड़ेगा, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन, अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है यहाँ पर है, अच्छा ये वाला यहाँ पर, इसका आंसर कितना आया था। ऐसे पढ़ाई होती है, ठीक। टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी बेटा, तो इक्वल पीडीएफ नहीं है, अब पता है कितने 40-50 कितने पीडीएफ ऐसे मिलेंगे, तो 40-50 पीडीएफ पूरा। उसके बाद टेस्ट होने वाला, जानते हो कि अगले सैटरडे को टेस्ट है, तो टेस्ट पूरा टेस्ट, और करीब हमारे समझ से कितने महीने में हम लोग को 9 महीने है मान लो बेटा, तो 9 महीने है अभी हम लोगों के पास, और 1 महीने में 2 टेस्ट मिल रहा है, तो मान के चलो कि 9 यानी कि 18 टेस्ट मिलेंगे। तो 18 टेस्ट मिनिमम 18, और जिनकी उसके बाद में जो जब कोर्स फिनिश हो जाएगा 15 जनवरी के बाद, यानी 1 फरवरी के बाद वाला हर हफ्ते पीडीएफ मिलेगा, हर हफ्ते टेस्ट होगा। तो 12 टेस्ट तो उधर ही हो जाएगा, 10-12, समझ रहे? तो ये सब कुछ मिल रहा है, और खर्च केवल करना है कितना बेटा, इतना तो एक बार बैठते हो कि तो नाश्ता कर लेते होगे यार ना। तो ये 499 बेटा बस, तो इतना खर्च करना है, क्योंकि एक नियम है, अदरवाइज मैं कहता कि नहीं चलो भाई ये तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं कहता था चलो भाई तुमको वैसे, लेकिन चूँकि सब बच्चों को किया गया तो नियम सबके लिए बराबर होता है, तो चाहे कोई भी हो नियम बराबर है उसके लिए बेटा। नहीं तो हम आपको कहते हैं बेटा कि तुम वैसे ले जाओ यार, और क्या करना है, समझ रहे हो? तो बस इतना करना बेटा, तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ इसके लिए यार ना। तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बताना भाई ज़रूरी है तुमको, इसलिए चलो देखो। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आ जाओ, चलो देखो जैसा क्या दिया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि 2 कॉलम बने हुए हैं, कॉलम नंबर 1 में एक ग्राफ है, और कॉलम नंबर बी में भी ग्राफ हैं कुछ बने हुए हैं। तुमको मैच कराना है कि कॉलम नंबर 1 का जो पहला ए है वह, इसमें नंबरिंग है 1 2 3 4 5, तो कॉलम नंबर 1 का किससे मैच कर रहा है। यदि आपके पास पीडीएफ हो बेटा तो देखो, वहाँ पे क्वेश्चन देखो। मैं चाय पीता रहा हूँ बेटा।
हाँ बेटा देखो, आइए मैं करते चलूँ। कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पे बेटा यहाँ पे दिया है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। जानते हो कि ग्राफ और प्लस एक्स एक्सिस के बीच एंगल थीटा होता है। जब आप निकालेंगे स्लोप तो tan थीटा बराबर dy बाई डी एक्स। वाई पर क्या है एक्स, डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी बराबर वेलोसिटी, यानी कि इसका tan थीटा क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। ग्राफ थीटा बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो tan थीटा इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी इंक्रीजेस एक्सीलरेटेड मोशन। अब हमको देखना है कि जो कॉलम बी है, बी में ऐसा कौन सा ग्राफ है जो एक्सीलरेटेड मोशन को दिखा रहा है, और उसमें वीटी ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब आप नज़र डालें अपना नंबर 2 पर, 2 नंबर ग्राफ, यस। तो मैं इसका आंसर इसके सामने बनाया। किस नंबर पर गया मैं, 2 नंबर पर। देखा कि यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है, थीटा कांस्टेंट है, तो देयरफॉर दिस इज द एक्सीलरेटेड ग्राफ ना, क्योंकि ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। फैंटास्टिक, बस इतना ही सोचना, कितना आसान है। देखिए वेलोसिटी बढ़ रही, कैसे पता चला, tan थीटा बराबर क्या हुआ, डेल्टा बी अपन डेल्टा टी dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, एक्सीलरेशन। थीटा ये स्ट्रेट लाइन, थीटा की वैल्यू है कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। बेटा एक्सीलरेशन कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट, क्योंकि थीटा बराबर कांस्टेंट है ना, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल हमेशा कांस्टेंट होते हैं। अगला पार्ट, दिस बी नंबर ऐसे बना हुआ है, इसका आंसर होगा 4 नंबर में गिरा दो बेटा माइनस में, यानी कि वेलोसिटी कैसे शो कर रहा है बेटा, यह x है, यह t है, जो स्लोप है इसका dy बाई डी एक्स, तो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा ना, dx बाई डी टी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बता रहा है बेटा। और स्लोप माइनस, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव में किसका है, तो वेलोसिटी नेगेटिव में। देखो बेटा दिस ग्राफ इज गिवन लाइक दिस, वेलोसिटी कहाँ से शुरू हो रही है, नेगेटिव में है, क्लियर बेटा। तो यहाँ से शो कर रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव में है, क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप कैसे पता चला बेटा, देखो ये है स्लोप, ये एंगल थीटा, तो थीटा कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, यानी कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप माइनस में है, तो स्लोप जब माइनस में बेटा, देखो स्लोप माइनस में है, पहले डिस्प्लेसमेंट यहाँ है बेटा, ऐसा स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप देखो बेटा यहाँ पर स्लोप देख रहे हैं ना, माइनस में है, 90 से, एंगल 90 से ज़्यादा है, तो जब 90 से ज़्यादा होता है तो tan थीटा माइनस हो जाता है। किसकी वेलोसिटी किस में है बेटा, वेलोसिटी 4 नंबर, दैट विल बी द आंसर। इसके अलावा कोई मैच नहीं करेगा। इसके अलावा आ जाओ अगला क्वेश्चन, सी नंबर ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, यानी ये साफ साफ दिखा रहा है कि यह थीटा कांस्टेंट है, और फिर थीटा कितना हो गया, ये 90 से ज़्यादा हो गया बेटा, 90 से ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा होगा बेटा। और यहाँ पर एक किसका ग्राफ बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या शो कर रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। क्या शो कर रहा है यह, कि ये शो कर रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट, बेटा ये वेलोसिटी कांस्टेंट, और फिर क्या शो कर रहा है बेटा यह, हाँ एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे कुछ है, हाँ ठीक है, हाँ बेटा चलिए, यह क्या शो बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये बल्कि एक नहीं है बेटा, ये इसको हम लोग बी कर दें। चलो बेटा देखिए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ना बेटा, ऑप्शन नंबर 3, तो नंबर 3 में देखिए एक्सीलरेशन में वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी है। हाँ अब आइए, तो बेटा ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या शो कर रहा है, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट, थीटा बराबर क्या बता रहा है बेटा, tan थीटा क्या बता रहा है, तो tan थीटा वेलोसिटी बता रहा है, थीटा का मान कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। देखिए वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, v का मान क्या हो गया, कांस्टेंट। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है ना, तो वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव, तो वेलोसिटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव, यानी कि v क्या शो कर रहा है, v कांस्टेंट एंड नेगेटिव।
ओके, तो इसका मतलब ये बेटा कि सी का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो सी का 3 नंबर। फिर अगला डी नंबर। डी नंबर में क्या है बेटा कि एक्स और टी का ग्राफ है। देखो बेटा एक्स और टी का ग्राफ है, तो जानते बेटा कि एक्स टी का ग्राफ है, थीटा का मान कांस्टेंट है। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की मान कांस्टेंट है, तो टेन थीटा कांस्टेंट हुआ, तो वी का मान कांस्टेंट हुआ, एक्सेलरेशन 0। वी का मान कांस्टेंट, देखो बेटा वी का मान कांस्टेंट, देखो यहाँ पे देखे ना टेन थीटा की, थीटा का मान क्या बेटा स्ट्रेट लाइन, ये भी या स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट, तो थीटा कांस्टेंट, तो टेन थीटा भी कांस्टेंट। टेन थीटा बराबर क्या पाए हो बेटा, वेलोसिटी पाए हो, वेलोसिटी बराबर क्या हो गया कांस्टेंट। जब वेलोसिटी होता है कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन होता है 0, तो एक्सेलरेशन है 0, वेलोसिटी है, देखो बेटा ये मेन चीज़ ये है, वेलोसिटी है कांस्टेंट। कौन सा ऐसा ग्राफ है जो बता रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक लाइन ऐसे बनी हुई है। कौन सा नंबर है बेटा, ये नंबर है 2 नंबर, नहीं 1 नंबर, तो ये नंबर 1 है। नंबर 1 मीन्स कि डी वाले का मैचिंग किससे कराना था बेटा, तो डी वाले की मैचिंग कराना था, डी वाले की मैचिंग कराना था बेटा। देखो ये डी नंबर, तो डी की मैचिंग कराना था 1 से। अब सवाल का फाइनल आंसर किसको माना, तो अब जैसे मैचिंग करके दिया हुआ है ना कि देखिए पहले ऑप्शन में ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2, दूसरे ऑप्शन में दिया है ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। बेटा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में कि ये डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि ये पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। ए से बी कोई आदमी है जो यहाँ ए से ए इस तरह से बी पे जाता है, एंगल दिया है 135 कवर करता है, एंगल 135। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हिम इज 60 मीटर। कह रहा है कि ये डिस्टेंस है बेटा, यहाँ पर ये जो पाथ है ना इस रास्ते से गया है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना कह रहा है कि वो 60 मीटर कवर किया, 60 मीटर डिस्टेंस कवर किया। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच। आपको मैग्नीट्यूड बताना है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, तो आप जानते हो, लेकिन क्या जानते हो बेटा, आप जानते हो भाई कि हमको बताना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बताना है, यही डिस्प्लेसमेंट है बेटा ना, यही है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ए से बी वही डिस्प्लेसमेंट है, बताना है। एंगल 135 है, तो थोड़ा 135 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे बताओगे, ट्राई टू डू, हाँ ट्राई टू डू। एक बात और बेटा कि यहाँ पर रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया है, आपको रेडियस फाइंड करना है, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड बताने के लिए रेडियस चाहिए, रेडियस है नहीं तो रेडियस निकालना पड़ेगा। चलो बेटा क्या करिएगा, आइए देखा जाए। 360 डिग्री बाबा जानते बेटा कि 2 पाई आर होता है। पूरा एंगल एक बिंदु पर कितना बनता है 360, और 360 डिग्री बराबर क्या 2 पाई आर, तो 360 बराबर 2 पाई आर, तो 1 डिग्री बराबर कितना आ गया बेटा 2 पाई आर अपॉन 360, तो 1 डिग्री का मान निकाल लिया पहले। अब उसके बाद जितना डिग्री होता है ना उससे मल्टीप्लाई उतने का मान निकाल दो। एक की वैल्यू मालूम हो तो 130, जैसे 1 डिग्री का मान हमको पता है तो 135 का बताने में कोई क्या प्रॉब्लम है, तो 135 बराबर 2 पाई आर अपॉन 360 आई इंटू 135 सॉल्व कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा
बेटा इसको कट कर दीजिए, हम लोग किसे कर दें, 5 से कर दीजिए। 5 2 जा 10, 5 7 जा 27, और 5 से भी किया बेटा तो 5 7 2 72। फिर इसको और भी छोटा कर दीजिए 9 से, तो 9 3 9 8, ऊपर 3 है तो 3 इंटू 2 पाई, यानी कि 6 पाई आर, 6 पाई आर, और नीचे बचा है 8, तो 6 पाई आर अपान 8। फिर और छोटा कर दिया बेटा तो 3/4, तो 3 पाई आर बाई 4, 3 पाई आर बाई 4। एक क्या बता रहा, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स आर्क की लंबाई बता रहा। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई बता रहा है ए बी, और उसको तो ऑलरेडी वो दिया ही है 60 मीटर, तो 3 पाई आर बाई अपान 4 बराबर 60 मीटर गिवन। तो हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर बराबर क्या हो गया बेटा 60 इंटू 4, 60 इंटू 4 अपान 3 पाई अपान 3 पाई, 3 से कट के बेटा 20 हो गया, 20 इंटू 4 80 हो गया, 80 अपान पाई, 80 अपान पाई। तो आर की वैल्यू आ गई बेटा, आर बराबर पाए हम लोग 80 अपान पाई। रेडियस आ गया। जब रेडियस पता है ना तो डिस्प्लेसमेंट बताने में कोई दिक्कत नहीं है। एंगल यदि 90 होता तो और आसान था। जानते हैं फार्मूला होता जस्ट S1 में, अभी पिछले वाले पार्ट में बताया हूं कि जब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होती है और केवल एंगल में, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू किसी चीज़ की कांस्टेंट, जैसे फोर्स हो, वेलोसिटी हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, या रेडियस हो, रेडियस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो यदि वह कांस्टेंट हो और उनके बीच एंगल में कोई चेंज हो रहा हो, तो ऐसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बेटा वेक्टर का क्वेश्चन है तो चेंज बराबर हमेशा होता है बेटा कि 2 इंटू जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2, मीन्स यहाँ रेडियस है तो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट बराबर 2 वेक्टर आर। तो वेक्टर हटा दें, डोंट बी कंफ्यूज है, इससे कोई मतलब नहीं है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए हमको। 2r साइन बेटा, तो 2r साइन 135/2, 135/2 करें बेटा तो आ जाएगा कितना, हम लोग का आ जाएगा 67.5। तो 2r का मान हम लोग निकाले बेटा 80 अपान पाई, तो 80 अपान पाई है तो वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, साइन 67.5, तो 2 दे बेटा, अब यहाँ पे 2 इंटू 80 160 बेटा पाई हो गया, और साइन 67.5 की जो वैल्यू होती है ना बेटा अप्रॉक्सीमेट 0.99 होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.99 होती है। चेक कर लेंगे, आप देख लेंगे तो ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, यहाँ पर भी दिया है लेकिन ये कास्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए कास्ट 135 बराबर दिया है माइनस 0.7 दिया है, तो कास्ट के हेल्प से हमको साइन की वैल्यू निकालनी है। तो सीधे याद रहे कि 67 की वैल्यू 67.5 की वैल्यू होती है बेटा 0.99। तो अब देखो बेटा 160 अपान पाई इंटू सो मच मल्टीप्लाई किया, और पाई की वैल्यू रखा 3.14, सॉल्व किया। तो ये सॉल्व करते जाइए बेटा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाएंगे आप, लगभग पाएंगे 50.44 50.44, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया है आपको। पहला ऑप्शन दिया 42 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया 47 मीटर, तीसरा दिया 90 मीटर, दूसरा दिया 40 मीटर। तो जो मोर क्लोज है दैट मे बी आंसर। तो जो 50 पॉइंट समथिंग हम लोग का आ रहा है बेटा, मीन्स हमने जो अभी यहाँ डिवीजन किया है, हमने डिवीजन किया बेटा, तो आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो हमने जो किया बेटा, हम तो ऐसे ही किए हैं, तो यहाँ पर 50.44 क्या आया है, लेकिन अब इसके आसपास में वैल्यू बेटा इसका आंसर भी वही है 47 मीटर। तो दैट इज द अप्रॉक्सीमेट, दैट इज द सो मच, देयरफॉर दिस इज द आंसर, देयरफॉर यू कैन से द आंसर इज द बी ऑप्शन। तो आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट। ओके, चलिए तो आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, 24 में आ जाइए।
24 नंबर क्वेश्चन में क्या है भैया, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय। तो कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है v बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन and you have to find the distance traveled by the particle between the time t equal to 1 second and t equal to 2 second. Most important question, just 2 years before it has been asked in your NEET exam. So this is again a most important question may be asked. तो चलो बेटा, तो यह अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अब यहाँ पर बेटा ये इक्वेशन दिया v बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। माइंड हियर क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन, अब देखो बेटा वेलोसिटी दिया हुआ है, ध्यान देना बेटा, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, ठीक, और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जानते हो क्या भाई, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो वेलोसिटी बताना हो, या वेलोसिटी दिया हो एक्सेलरेशन बताना हो, यदि इस ऑर्डर में चलना है तो क्या करते हो, इस ऑर्डर में बेटा डिफरेंशिएशन करते हो। लेकिन यदि उल्टा चलना हो, रिवर्स, यदि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना हो या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना हो तो इंटीग्रेट करते हो। तो इंटीग्रेशन करते हो, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम सब पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए बेटा, वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है, आप वहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो इंटीग्रेट करते हो। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि हमको इंटीग्रेट करना ही होगा। चलिए, और लिमिट दिया है, समय का लिमिट दिया हुआ है कि 1 और 2 सेकंड के बीच, यानी कि t1 और t1 टाइम का लिमिट हुआ 1 से 2 सेकंड। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम? नो। हाँ, फिजिक्स बेटा बहुत आसान होती है, बस थोड़ी मेहनत से अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। चलो, अब वेलोसिटी बराबर जानते हो बेटा कि v बराबर, v का मान इतना दिया हुआ है, वेलोसिटी बराबर होती है हम लोग की dx/dt। तो जब लिखते हो dx/dt तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या करना होता है बेटा, जो डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें होती है उसको राइट हैंड शिफ्ट करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और उसको ना इंटीग्रल फॉर्म में लाना होता है। तो dt को आप राइट हैंड जब भेजोगे बेटा तो dt यहाँ से जाएगा इधर, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा अल्फा टी dt, और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा बीटा टी स्क्वायर इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो बेटा अब यहाँ पे बचा केवल dx बचा। अब इंटीग्रेट कर दो 0 से x, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल है बेटा, जब इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा x, और यहाँ पर जब इंटीग्रेट करोगे बेटा तो अल्फा कांस्टेंट बाहर निकाल दोगे, और t का इंटीग्रेट करो तो t पर इंटीग्रेशन क्या होता है, t पावर n+1 अपान n+1, यानी कि पावर एक बढ़ जाता है, बढ़े हुए पावर से नीचे डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पर t²/2 लिमिट कहाँ से कहाँ, लोअर लिमिट 1 सेकेंड और ये है 2 सेकेंड। अब जस्ट ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट, अब यहाँ बीटा इज द कांस्टेंट टेकन कम आउट, तो बाहर कर लिया बेटा, और लिमिट 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, और इंटीग्रेट करो तो एक पावर बढ़ा और बढ़े हुए पावर से नीचे डिवीजन हुआ, तो कितना हो गया t/3/3, लिमिट वही। अब सॉल्व कर दो, x = अल्फा t²/2 है बेटा, देखो 2 को बाहर निकाला, कांस्टेंट है, अल्फा/2 हो गया, और एक बार हायर पावर रखा फिर उसमें से माइनस लोअर पावर, तो जब 2 रखा तो t² हुआ बेटा, t² - 1 का स्क्वायर प्लस बीटा/3 है, और यहाँ पर हायर पावर माइनस लोअर पावर, तो देखो बेटा t का मान एक बार 2 रखा, एक बार 1 रखा, 2 रखा तो 2 का क्यूब हुआ, और फिर यहाँ पर 1 का क्यूब हुआ। अब और छोटा कर दो, अल्फा/2 पहले से बाहर है, यहाँ पर कितना आया 4 - 1 3 आ गया, तो 3 अल्फा/2 हो गया, और यहाँ पर कितना बेटा, यहाँ पर आया 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 - 1 7 हो गया, तो 7/3 बीटा, दैट इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन आइए, 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन में बेटा यह कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट एट द कांस्टेंट रेट अल्फा। बेटा एक कार है जो कांस्टेंट रेट अल्फा से एक्सेलरेट हो रही है,
for some time and then it retard with the constant retardation beta and come to rest. अब क्या रहा बेटा कि टोटल टाइम टी दिया हुआ है और टोटल टाइम दिया है, क्या है कि टोटल डिस्टेंस आई है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें बेटा, तो पहले जैसा हम इसको समझा दें डायग्राम में कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि कोई एक कार है और यह पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से ना पहले स्टार्ट u बराबर 0 है, यानी कि यहाँ पर u का मान इनिशियल वेलोसिटी से पास नहीं है, 0 है। और यह पहले एक्सेलरेट हुआ बेटा थोड़ा देर तक, तो माना कि यह कुछ देर तक तो एक्सेलरेट हुआ, तो ये समय मान लिया है, कोई ले लिया जाए, कोई नाम रख दिया जाए, t1 नाम रख दिया जाए। तो t1 समय ना बेटा ये एक्सेलरेट हुआ है और इसके बाद t2 समय वो रिटार्डेशन क्या फिर ब्रेक मारा है और फिर जाके रुक गया फाइनली। तो ये अल्फा है। अब यहाँ मान लो बेटा ना यहाँ पे ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, यहाँ ब्रेक लगाया और तब ब्रेक लगाया तो रिटार्डेशन हुआ और जा करके फाइनली कार यहाँ पर क्या हो गई, अब यहाँ पे वेलोसिटी v बराबर 0 हो गई। तो जब ब्रेक मारा है तो ब्रेक मारने के कुछ देर बाद रुका होगा ना, तो कुछ देर बाद रुका होगा बेटा, यहाँ पर ब्रेक मारने के कुछ देर बाद रुका होगा। तो चलो बेटा देखो अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। अब मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक का समय जो है बेटा ये वाला, इसको आप t2 नाम दे दीजिए। अब टोटल टाइम की बात कह रहा है कि टोटल टाइम t बराबर क्या है, t1 प्लस t2। ये पूरा टाइम दिया हुआ है कि वो t1 प्लस t2 है, ठीक। आज बेटा अब ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बेटा। अब मैं कहूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए बेटा इसका ना क्या करो, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ खींच दो, द बेस्ट। हाँ खींचिए। इस पूरे जो भी सिचुएशन में दिखाया हूँ तो उसका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ खींच दीजिए। हाँ यहाँ से यहाँ तक बेटा एक्सेलरेशन है, बेटा ये एक्सेलरेशन है अल्फा और यहाँ पर रिटार्डेशन है कितना, बीटा। हाँ चलिए ग्राफ खींचिए, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ खींचिए सब लोग अपना अपना। हो गया? आ जाओ बेटा देखो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचोगे तो कैसे, पहले एक्सेलरेशन दिखाना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाना है, नो प्रॉब्लम। देखिए फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन वेलोसिटी बेटा यहाँ पे ये इतना t1, ये इतना t2, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये वेलोसिटी, ये वह समय जब ब्रेक मारा, ब्रेक अप्लाई किया था, तो ब्रेक मारने के ठीक पहले वाला जो वेलोसिटी होगा वही था v max। ओके, दिस विल बी द फैंटास्टिक ग्राफ ऑफ द होल सिचुएशन एंड फाइनली द बॉडी विल कम्स रेस्ट। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी बराबर 0। ओके अच्छा, हाउ मच फैंटास्टिक दिस क्वेश्चन। अब यदि मान लो बेटा कि यहाँ पर वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेनी टाइम्स हैज बीन आस्क्ड, तो अब यहाँ पर ये चीज़ और बहुत जरूरी है ना बेटा कि हम लोग पहले v max भी यहाँ पर पूछा है कई बार, तो क्या करो पहले v max की वैल्यू निकाल लो। व्हाट इज द v max? v max की वैल्यू निकाल लो बेटा। कैसे निकालोगे? ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ द v max। हो गया बेटा? हाँ v max वैल्यू निकाल लीजिए। आइए मैं करूँ, चलो बेटा देखो अब यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि ये बेटा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 था, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था। ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर बेटा t1 समय बाद फाइनल वेलोसिटी v max है। तो कैसे लिखिएगा? v max बराबर 0 प्लस अल्फा t1। तो t1 की वैल्यू निकाल लीजिए ना, तो v max अपॉन अल्फा आएगा। ठीक, चलिए अब जैसा यहाँ से अब ये दूसरा पार्ट, चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो जो इस समय वेलोसिटी रही
ब्रेक मारते समय वो इनिशियल बना और फाइनल 0 हो गया, 0 हो गया। तो अब जानते हो बेटा कि ब्रेक मारते समय रिटार्डेशन है, तो v बराबर क्या हुआ, v मैक्स माइनस बीटा t2, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है, तो 0 बराबर है v मैक्स माइनस बीटा t2। अब यहाँ से आप t2 की मान निकाल लें, तो t2 बराबर v मैक्स अपान बीटा, t2 बराबर v मैक्स अपान बीटा, ये भी हो गया। अच्छा, अब क्या बेटा, अब जानते हो कि अभी अभी आपने बोला है कि t बराबर t1 प्लस t2 है ना बेटा, t बराबर t1 प्लस t2 है। जरा दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t बराबर t1 दिया है सामने, प्लस और v मैक्स कॉमन ले लीजिए, और सॉल्व कर दीजिए। यदि वेलोसिटी पूछा होता तो यह आंसर होता। तो पहली बात ये बेटा, ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में आता है कि कोई कार है, पहले इतना सेकंड वह एक्सीलरेट हुई इतने एक्सीलरेशन से, और फिर बाद में इतना सेकंड वह रिटार्ड हुई इतने एक्सीलरेशन से। तो बताओ कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थे? कुछ नहीं। एक्सीलरेशन रिटार्डेशन जब दोनों एक साथ दिया रहे और टोटल टाइम t दिया है बेटा, तो अल्फा बीटा t अपान अल्फा प्लस बीटा फार्मूला याद रहे तो बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं? तो ये याद करो बेटा, तुरंत ही रेड पेन से घेरिए और इसको याद कर लीजिए। चलो बेटा, अब आ जाइए, देखिए जब वेलोसिटी पूछा होता तब, लेकिन आपसे वेलोसिटी नहीं पूछा है भाई, आपसे पूरा डिस्टेंस पूछा है कि टोटल डिस्टेंस वो कितना चला। क्या करना, बहुत आसान। देखो ये पूरा जो एरिया क्या बताएगा, अब इस ग्राफ की एरिया पे चलो बेटा, तो जानते हो कि एरिया क्या बताता है? अरे भाई dy इंटू डी एक्स, और क्या, और dy क्या था? वेलोसिटी, x पे क्या था? टाइम, क्या बताएगा? डिस्टेंस, और कुछ? हाँ भाई, और क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे या अलग अलग? बराबर होंगे भाई। कैसे? पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव है। हाँ, और यदि कुछ नीचे भी रहता यानी कुछ माइनस में रहता तब नहीं बराबर होता, तब डिस्टेंस कुछ होता और डिस्प्लेसमेंट कुछ होता। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव में कुछ पार्ट है तो वह वस्तु क्या हुई है? थोड़ा सा रिटर्न भी हुई है, तो अलग अलग हो जाएगा। अब मैं कहूँ 50 मीटर में गया स्ट्रेट, तो 50 ही डिस्टेंस भी है, 50 ही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन मैं कहूँ कि 50 मीटर गया हूँ, 10 मीटर वापस आया, तो अब 50 गया 10 बाहर वापस आया, यानी कि डिस्टेंस तो हो गया 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 यानी कि 60 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 50 प्लस ब्रैकेट में -10, क्योंकि वापस आए हो तो -10, तो 50 -10 यानी कि 40। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, पूरा हिस्सा ही क्या है? पॉजिटिव। देयरफॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी द इक्वल, एंड देयरफॉर व्हाट इज द आंसर? दैट इज, तो जानते हो बेटा कि एरिया के बराबर होगा, और यह एरिया बराबर, यू नो वेल दैट व्हाट इज द एरिया। तो एरिया पर dy इंटू डी एक्स, वाई पर क्या है? वेलोसिटी, एक्स पर क्या है? टाइम, वेलोसिटी टाइम बराबर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल एरिया। तो डिस्टेंस, चाहे अब डिस्टेंस कहो
चाहे अब डिस्प्लेसमेंट कहो, दोनों ही यहाँ पर बराबर दिख रहे हैं क्योंकि सब पॉजिटिव हैं। तो बराबर कितना हुआ, dy इंटू डी एक्स, हो बेटा, और dy इंटू डी एक्स यानी कि वेलोसिटी अभी तो हो गया बेटा, हटा दिया जाए, वैल्यू रख दिया जाए एरिया की बस बेटा। अब यहाँ पर क्या रख दें, टोटल एरिया की वैल्यू, तो हाफ इंटू बेस, बेस पे क्या है टाइम, और हाइट क्या है वी मैक्स हाइट है, और क्या देखो वी मैक्स हाइट है, देखिए हाइट कितना बेटा, ये क्या है, ये वी मैक्स है ना, यही है ना वी मैक्स। तो इसका हाइट क्या हो गया ये। अब पूरा टाइम चाहे आधा आधा निकालिए, तो एक बार में इतना हिस्सा, एक बार में इतना हिस्सा, नहीं तो पूरा निकाल दो बेटा, पूरा बेस ले लेंगे तो पूरा निकल जाएगा, और हाइट तो वो है ही। तो चलिए अब जा देखना, अब बराबर कितना हुआ, तो हाफ इंटू टी इंटू वी मैक्स कितना आया था बेटा, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आया था। अब टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, यस बराबर, तो हाफ टी, अच्छा चलो हाफ टी क्या लिखा, डायरेक्ट कर दिया जाए यहाँ से, देखो आ जाओ बेटा। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा टी स्क्वायर हो गया, तो अल्फा बीटा टी स्क्वायर, तो अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन क्या 2 अल्फा प्लस बीटा, हो गया बस। दिस इज द आंसर। तो यदि वेलोसिटी बतानी होती, तो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी आंसर। और यदि डिस्टेंस बताना है तो अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, दोनों आंसर बेटा यदि याद रहे, लर्न रहे, तो दैट विल बी द सो गुड, बहुत ही अच्छा। आओ अगला क्वेश्चन, तो ये था बेटा नंबर, ये था नंबर 25। अब हम चलते बेटा 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। तो चलो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखा जाए। इस क्वेश्चन में क्या रहा है बेटा 26 में कि 2 balls A and B are placed at the top of 180 meter tall tower. Ball A is released from the top at t/0. Ball A released, ये है A, इसको रिलीज छोड़ दिया गया बेटा, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया इसको ना, छोड़ दिया है कि U का मान यहाँ पे 0 है। और फिर क्या कह रहा है, बॉल B is thrown vertically downward with an initial velocity U at t/2 सेकेंड, t/2 सेकेंड। तो t/2 सेकेंड यह U वेलोसिटी से बेटा इसको थ्रो किया गया है, U वेलोसिटी से t/2 सेकेंड पर थ्रो किया, यानी कि पहला वाला t/0 से शुरू हुआ, तो ये इसके लिए t/0 है। और यह 2 सेकेंड बाद, यानी कि दोनों के जब थ्रो किया गया बी वाला, तो 2 सेकेंड बाद किया गया, तो डेल्टा टी का मान 2 सेकेंड मिला। पूरी हाइट 180 मीटर है, ये दिया हुआ है। आफ्टर ए सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर एबव द ग्राउंड। दोनों बॉल क्या हुआ, कुछ देर बाद दोनों बॉल जब ये 100 मीटर एबव, यानी कि 180 मीटर से तो गिर रहे थे सब, 100 मीटर, ये डिस्टेंस 100 मीटर थी, ये डिस्टेंस 100 मीटर, तो 100 मीटर एबव दोनों बॉल आपस में मिल जाते हैं दोनों। अब क्या हुआ, अब आपसे पूछ रहा बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द U, यानी कि इस बॉल को किस स्पीड से थ्रो किया गया था। यानी कि पूरा जो क्वेश्चन है वो ये है क्या कि एक जैसे हमारी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग से हमने एक बॉल गिरा दिया, ठीक। अब दूसरा जो बॉल था 2 सेकेंड बाद हम उसको किस वेलोसिटी से थ्रो करें कि ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर दोनों आपस में एक साथ मिल जाए, कि दोनों की टक्कर हो जाए या मिल जाए, मुलाकात हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन। अब आइए, पूरी हाइट 180 है, 100 मीटर ऊपर मुलाकात हो रही है, तो दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंसेज कितनी हो गई, 80 मीटर हियर एंड 80 मीटर हियर आल्सो। क्यों कि मुलाकात जब होगी तो ये मतलब दोनों बराबर चले हुए हैं, ऊपर टॉप से 80 मीटर ये भी और 80 मीटर ये भी।
लेकिन यह फ्री फॉल का की सिचुएशन है, ये फ्री फॉल का सिचुएशन है और इसको इसकी तुलना में 2 सेकेंड कम पाया है कि नहीं। तो इसकी तुलना में 2 सेकेंड कम पाया, क्योंकि जो 2 सेकेंड बाद शुरू हुआ है तो 2 सेकेंड कम पाया। अब पहले वाले के लिए देखा जाए तो 80 मीटर कितना देर में गिरेगा। तो पहले वाले के लिए देखा बेटा 80 बराबर हाफ GT² हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया 160/10, 10 जी का मान 10, t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड। मीन्स कि 80 मीटर गिरने में जो बॉल ए जिसको ड्रॉप किया था वो लिया है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो बी वाला लिया होगा 2 सेकेंड कम, यानी कि 2 सेकेंड। तो अब देखो बेटा वेरी फैंटास्टिक। तो अब कह रहा है कि ए लेवल टाइम फॉर बी ने कितना समय लिया। तो जब पहला लिया है 4 सेकेंड तो बी वाला 2 सेकेंड बाद जर्नी शुरू कर रहा है, तो 2 सेकेंड कम में पाया ना। टी बराबर 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, हाउ मच दैट विल बी, हाउ मच अवेलेबल टाइम फॉर द बॉल बी। तो that will 2 सेकेंड। एंड व्हाट विल हैपन, डिस्टेंस तो इसको ए भी तो 80 मीटर चला, तो 80 बराबर 80 बराबर इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, माना u दिया हुआ है। तो 80 s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², यू टी प्लस हाफ AT², g का मान g से आ रहा है तो हाफ GT², तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT²। तो अब 80 इक्वल टू 2u प्लस यहाँ से हुआ 5 × 4। अब ये कितना हो गया बेटा, तो देखो तो 80 इक्वल टू 2u प्लस 20, या 2u बराबर कितना हुआ 60, तो u बराबर कितना हो गया 30 मीटर। दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर 30। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। In the 27 number question, it is given that the engine of a train moving with a uniform acceleration passes the signal post with the velocity u। कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर यह एक कोई ट्रेन है, ट्रेन का यह इंजन है और यह ट्रेन का बेटा पिछला हिस्सा लास्ट कंपार्टमेंट है और यह इंजन ट्रेन का है बेटा, ये इंजन है ट्रेन का। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यह कोई एक सिग्नल पोस्ट है, ताकि जो इलेक्ट्रिक पोल खड़ी मतलब रेलवे लाइन पे रहता है सिग्नल पोस्ट, यानी जो सिग्नल वाला पोस्ट होता है ना, जो सिग्नल लगे होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिक पोल है। तो यह एक सिग्नल पोस्ट बेटा। कह रहा है कि जब इंजन जाता है यहाँ पहुँचता है, जब इंजन इसके बगल में, तो इंजन यहाँ क्रॉस करता है बेटा, इंजन क्रॉस करता है इसको यू से, यानी कि ये यू करता है यू से। जब ये हिस्सा जाता पहुंचता है वहाँ पर पोल के पास तो ये वेलोसिटी v से क्रॉस करता है, तो ये u से और ये v से। तो कह रहा है कि बताओ कि इसका मिडल पार्ट, जो ये मिडल पार्ट है वो किस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। यानी कि रेलवे लाइन पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, देयर इज ए पोल जस्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक मीन्स रेलवे लाइन, और वहाँ बगल में जस्ट बगल में उसका एक इलेक्ट्रिक पोल है, और ट्रेन का इंजन उसको पास करता है u वेलोसिटी से और ट्रेन का पिछला हिस्सा करता है v वेलोसिटी से, और v इज आल्सो ग्रेटर दैन u, यानी कि ट्रेन के पास एक्सीलरेशन है। जब तक ट्रेन ने क्रॉस किया पूरा इलेक्ट्रिक पोल को तब तक ट्रेन की वेलोसिटी एक्सीलरेशन के कारण बढ़ गई थी। तो जो अगला हिस्सा है यानी कि जो ट्रेन का इंजन है वह कम स्पीड से करेगा पास, और जो ट्रेन का पिछला हिस्सा जब आएगा, कंपार्टमेंट आएगा, पिछला हिस्सा पिछला डिब्बा जब आएगा ना तो ज़्यादा स्पीड से क्रॉस करेगा उसी पोल को। और यदि स्पीड कांस्टेंट ट्रेन की होती तो सब पूरा हिस्सा हर बिंदु बराबर एक ही स्पीड से क्रॉस करता। और यदि ट्रेन के पास यदि उसी समय जैसे हमारे ड्राइवर ब्रेक मारा हुआ है, यानी कि ट्रेन के पास यदि रिटार्डेशन होता तो अगला हिस्सा कवर करता ज़्यादा स्पीड से और पिछला हिस्सा कवर होता लो स्पीड से, क्योंकि स्पीड घट गई तब तक। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि यह मिडल पार्ट किस बिंदु किस स्पीड से क्रॉस करेगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर बेटा कि मान लिया जाए कि ट्रेन की कुछ लंबाई L मान लिया जाए, पूरी लंबाई ट्रेन की,
तो पूरी लंबाई ट्रेन की हम यल मान लें तो यू कैन से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2al ले सकते हैं। क्यों भाई? अरे भाई ट्रेन की लंबाई जो इंजन यू से इनिशियल हो गया, पार इसको पार करते समय जो वेलोसिटी उसको इनिशियल माना, तो जो एल लंबाई चलने पर जो ये लास्ट कंपार्टमेंट की वेलोसिटी आई वो फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो इसको ये फाइनल माना तो ये इनिशियल 2al हो गया। तो यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर आ गया 2al। इक्वेशन नंबर 1। यस, यही सोचना है। अब रही बात बीच वाली हिस्सा, तो जब अब ये इनिशियल तो भी अभी बना ही है, अब इतना हिस्सा लेंगे तभी इनिशियल वही रहेगा यू ही। अब लेकिन अब यहाँ का मिड वेलोसिटी क्या हुई? मान लिया कि मिड वेलोसिटी वी एम नाम दे दिया जाए, वी एम मिड वेलोसिटी। अब हम क्या करते बेटा ना, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? पूरी लंबाई एल है तो ये इतना हिस्सा बेटा कितना हो जाएगा? देखिए पूरी लंबाई एल है तो ये इतना हिस्सा तो l/2 ही न रहेगा, ये इतना हिस्सा l/2 हो गया। तो जब वो l/2 हो गया तो अब आधे सेक्शन पे लगाइए, फिर से यही इक्वेशन आधे सेक्शन पर। चलिए मैं लगा रहा हूँ, देखो बेटा वी एम का होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2al/2। यस, कैन बी रिटन। अब लंबाई हमारी l/2 ले लिया, आधा हिस्सा लेना, मिड पॉइंट का बताना है तो आधा हिस्सा आधा हुआ। अब चल बेटा अब इसको सॉल्व करने के लिए ना 2 से मल्टीप्लाई करना बेटा, यहाँ से पूरा इसे कट कर दीजिए। तो वी एम स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या आया बेटा? a इंटू एल आया। अच्छा, अब ए एल की यदि वैल्यू यहाँ से निकाल दूँ तो ए एल की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? वी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ले सकते हैं ए एल का मान। चलो अब इस वैल्यू को हम ले जा कर के ना सॉल्व करना है, क्या है जैसे दिमाग लगा के सॉल्व कर दो बेटा। अब देखो, अब ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया जाए ए एल का मान, चलिएगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2al है, ए एल का मान ला कर रख दिया जाए। तो ए एल की जो वैल्यू पाए हम लोग 2 और ए एल की वैल्यू पाए हैं वी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पाए हैं। चलिए और छोटा कर दीजिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 वी एम स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर कैन बी रिटन। अब इसको वी एम की वैल्यू हमको फाइंड करना बेटा, तो वी एम की वैल्यू निकालना, तो 2 वी एम स्क्वायर बराबर है, इसको यहीं रहने दिया, इसको उधर भेज दिया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पहले से यहाँ पे है, ये आके यहाँ प्लस हो रहा है 2 यू स्क्वायर, और छोटा करिए तो 2 वी एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाए बेटा? वी स्क्वायर यहाँ है तो ये वी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 2 स्क्वायर में से एक स्क्वायर निकाल दो बेटा, ये हो गया यू स्क्वायर। मीन्स कि वी एम बराबर क्या हुआ? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट। ओके, तो मीन्स दिस इज नाउ द फैंटास्टिक आंसर, and the answer will be option number D। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए हो गया बेटा, एनी डाउट? नो? और कहीं पर भी आपको डाउट होती है बेटा तो आप तुरंत हमको इन्फॉर्म करिएगा, तुरंत संपर्क करिए बेटा। आइए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28। चले क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा बेटा कि ये देखिए, अब आप यदि इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई किए होंगे, लगाए होंगे, तब आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यस कि हमारा कहाँ फंसा हुआ था, चलो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और नहीं लगाए होंगे तब उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सीट सॉल्व करने के पहले, हमारे सॉल्व करने के पहले, मैं तो सब सॉल्व करूँगा, देखिए एक नंबर करते जा रहा हूँ, ऐसे पूरी फिजिक्स करूँगा, तो मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि हमसे पहले आप एक बार ना बताने के पहले एक बार आप सॉल्व किए रहो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे अब एक बार किए हैं आप,
और आपका एक्सप्रेशन सही हो रहा है, हाँ हमारा सोल्यूशन और आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना हाई हो जाएगा। बहुत अच्छा। और यदि मान लीजिए इसे कोई गलत भी हुआ है इनसे, तो अब यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, हमसे ही गलती हो रही थी। अब मान लीजिए कुछ किए ही नहीं है तो सब बराबर है हाँ सब बराबर है। चलिए आइए तो 28। तो कह रहा है कि एक कोई हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर राइजेस वर्टिकली अपवर्ड, और ये इक्वली हेलीकॉप्टर है और सीधे ऊपर वो राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर उठ रहा है। तो कह रहा है कि बेटा विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन इज गिवन ए इक्वल टू जी, जी एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। फूड पैकेट ड्रॉप व्हेन इट वाज एट द हाइट एच, जब ये एच हाइट पे जाता है, स्मॉल एच, तो वहाँ से एक पैकेट रिलीज करता है। तो जानते हैं दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व इन द S1 आल्सो, यानी कि यही नहीं इसके जैसा कुछ था एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू शायद थी वहाँ एंड परहैप्स ढूंढूँ तो कहाँ ढूंढे, हाँ मिल गया बेटा, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यस सेम क्वेश्चन, लेकिन वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू डिजिट दी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ना एज इट इज, तो वो सॉल्व हो चुका है, तो आप ये कर लिए होंगे। तो बेटा तो कह रहा है कि फुल पैकेट ड्रॉप्स व्हेन इट वाज एट हाइट एच, कह रहा है कि टाइम टेकन बाय द पैकेट टू कम्स ऑन द ग्राउंड, तो कह रहा है कि बताओ कि वो पैकेट कितनी देर में ग्राउंड पर आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए भाई, पहली बात यह है कि जब बेटा टी बराबर 0 पर हेलीकॉप्टर यहाँ पे था, कुछ देर बाद वो यहाँ पहुँचा, तो ये हाइट एच है, पूरी हाइट यहाँ से जो हाइट है एच, और यहाँ से फूड पैकेट है, पैकेट यहाँ गिराया गया। तो जानते बेटा कि दिस क्वेश्चन इज द बेस्ड ऑन द कौन सा लॉ ऑफ सेपरेशन, व्हेन a body released from any moving body, then body will acquire the separated body will acquire same speed in the same direction, you know। तो जब ये पैकेट जो छूटेगा तो क्या वहाँ से नीचे आएगा? नहीं, ये पैकेट पहले ऊपर जाएगा, वेलोसिटी इसकी पैकेट की v0 होगी, फिर वहाँ से फ्री फॉल करेगा। अच्छा, अब आपको देखना होता है कि यहाँ से यहाँ गया कितना समय लिया t1, फिर वहाँ जब छूटा और आके ज़मीन पे गिरा तो समय लिया t2, तो टोटल टाइम जाना प्लस आना यानी कि t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 विल बी द टोटल टाइम, t1 प्लस t2 बराबर विल बी द टोटल टाइम बेटा। चलिए यहाँ पे है, तो बेटा टाइम टोटल टाइम बराबर t1 प्लस t2 होगा। ठीक, आइए अब जा देखना बेटा। अब फिर देखोगे कि यह यहाँ से ना बेटा जब ये पैकेट कितना ऊपर गया, यानी कि आप यहाँ पर ये पैकेट बेटा ये हाइट निकालोगे ना बेटा, पैकेट छूटने के बाद कितना ऊपर गया, पहले कितना गया था h, अब यहाँ से बाद छूटने के बाद कितना ऊपर गया, अब फिर वहाँ से गिरने में कितना टाइम लिया। तो ऑलरेडी हम लोग S1 में क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट यही सवाल था, वहाँ पर सॉल्व किए हुए थे। फिलहाल यहाँ क्या होगा, चलो बेटा अब स्पीड, अब जिस समय आप ये पता करो, फर्स्ट स्टेप कि जब हेलीकॉप्टर ऊपर उठना शुरू हुआ तो टी समय बाद पैकेट गिरा एच हाइट पर, तो टी समय में पहले ये देखो बेटा ना कि जिस समय पैकेट गिरा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी। चलो तो स्पीड एट द टाइम ऑफ द ड्रॉप क्या कर दिया जाए बेटा, एच हाइट ये दिया हुआ है, एच हाइट दिया है तो एच के फॉर्म में हम निकाल देते हैं। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, बट u वाज 0 बिकॉज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर वाज 0 फ्रॉम एट दिस पॉइंट एट द ग्राउंड। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, यहाँ से एक्सेलरेट किया है g से। एक्सेलरेशन बेटा देखो इसका एक्सेलरेशन है ना a बराबर g, और एक्सेलरेशन किधर है, अपवर्ड है, हाँ ध्यान देना। तो एक्सेलरेशन तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर है, तो मन में सोचेगा कि सर ऊपर जा रहा है तो माइनस कैसे, ऊपर नीचे से माइनस नहीं होता, माइनस तब होता है जब देखा जाता है कि वो एक्सेलरेशन उसका किधर है। यदि एक्सेलरेशन ऊपर है ना बेटा, यदि एक्सेलरेशन ऊपर है तो कभी ये साइन माइनस नहीं होगी।
हाँ ध्यान देना। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh बिकॉज एक्सीलरेशन मूविंग बॉडी इज मूविंग बिकॉज बॉडी एक्सीलरेटिंग अपवर्ड। जब रिटार्डेशन होता, जी जब नीचे रहता तब रिटार्डेशन होता, तब माइनस लगाते हो। तो वी स्क्वायर बेटा यू स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा, अब यहाँ पे यू का मान 0 बेटा, तो वी स्क्वायर बराबर 2gh, तो वी बराबर 2gh। तो यानी कि जिस समय पैकेट छूटा उस समय हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी थी वी बराबर √2gh। ठीक। अब नाउ हाइट कवर्ड बाय द पैकेट। अच्छा, अब देखा जाए कि वेलोसिटी तो निकल गई भाई, चलो ठीक है, कि जिस समय पैकेट छूटा उस समय हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी थी इतना, तो लॉ ऑफ सेपरेशन से पैकेट कौन सी वेलोसिटी पाएगा, यही √2gh। चलिए, अब पैकेट कितना ऊपर गया, छूटने के बाद कितना ऊपर गया, माना हमने h डैश, तो जानते बेटा वेलोसिटी यू वेलोसिटी किसी वस्तु को थ्रो किया जाए तो वह कितना हाइट कवर करता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर जो बेटा, तो यू हमारा v है, तो v स्क्वायर अपॉन 2g है, v का मान पाए हैं हम लोग √2gh, तो स्क्वायर हट गया तो बेटा रूट हट गया, तो 2gh अपॉन 2g, 2g कैंसिल, यस मीन्स क्या मिला आपको, जितना हाइट ये है ना बेटा, उतना ही हाइट ऊपर गया। यानी कि 20 मीटर की ऊंचाई पर पैकेट छूटा था तो 20 मीटर ही और ऊपर गया, यानी कि टोटल 20 और प्लस 20 यानी कि 40 मीटर। तो बेटा अब यहाँ पे h है और h वह 2h, पूरी हाइट 2h हो गई, पूरी हाइट। अब वहाँ से फ्री फॉल किया तो अब T2 बराबर क्या करोगे बेटा, अब फ्री फॉलिंग का केस है तो ये पूरी हाइट क्या होगी, h प्लस h, तो T बराबर जानते ही बेटा। अब पैकेट छूटने के बाद कितना दूर ऊपर गया था, कितना देर तक चला, तो जानते बेटा कि कोई वस्तु u स्पीड से थ्रो किया जाए तो कितनी देर में वेलोसिटी 0 होती है, T बराबर u बाई जी। तो T1 बराबर u बाई जी, u का मान कितना बेटा √2gh बाई जी। ठीक। अच्छा, अब पैकेट जो बेटा नाउ पैकेट फ्री फॉल्स, अब पैकेट तो ऊपर से फ्री फॉल करेगा और कितना हाइट गिरना है, h प्लस h। तो जो बेटा T2 बराबर कितना हुआ √2h और h हमारा हो गया h प्लस h, यानी कि अब ये हो गया कितना 2h। अब T2 बराबर कितना है बेटा, तो T2 बराबर है 2 √h बाई जी, ये T2 हो गया। तो अब हमारे पास T1 भी है और हमारे पास T2 भी है। अब टोटल टाइम की बात हो रही थी तो टोटल टाइम T1 प्लस T2। अब बेटा T1, बेटा T1 यहाँ पे है T1 √2gh बाई जी। अब ये T1 हो गया, T2 2 √h बाई जी, ये हो गया। अब देखो बेटा ये g को हम रूट के अंदर भेज रहा हूँ, स्क्वायर करके रूट के अंदर कर दूँ कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अच्छा, अब g से g कैंसिल हो गया तो नीचे ऊपर क्या आया √2h बाई जी। तो अंडर रूट देखो बेटा अब यहाँ क्या आ गया √2h बाई जी और प्लस 2 बाहर है √ ये बेटा h बाई जी। अब बेटा h बाई √h बाई जी इसमें भी है, √h बाई जी इसमें हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा √2 और यहाँ बचा है 2, तो √2 का मान हुआ 1.4 और यहाँ है 2 यानी कि 3.4, तो 2 + 1.4 है 3.4। आंसर फैंटास्टिक, ऑप्शन नंबर सी इज द फैंटास्टिक आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 29। चल क्वेश्चन नंबर 29 चले, तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा बेटा कि टेनिस बॉल इज द रीबाउंड फ्रॉम द एच। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बेटा कि एक कोई टेनिस बॉल है, वो एच हाइट से गिर रहा, बॉल को एच हाइट से गिर रहा और फिर हाफ गिरा और फिर बाउंस हुआ। तो कोई बॉल गिरा और फिर ये गिरने के बाद फिर बाउंस हुआ, रीबाउंड, तो एच से गिरा और ये फिर बेटा कह रहा है कि यहाँ से लेकर h/2 रीबाउंड हुआ। अब इसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ पूछा बेटा, तो पहली बात तो ये हो गया कि वेलोसिटी और टाइम नहीं, वेलोसिटी और हाइट। तो वेलोसिटी और हाइट देखो बेटा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो 2gh, u का मान 0, फ्री फॉल u बराबर 0 है बेटा। तो v बराबर, अब जानते हो बेटा कि s का पावर है 1 और v का पावर है 2, ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। ग्राफ बिकम v एंड s का ग्राफ
यस दिस इज द कंफर्म दैट विल द पैराबोला। बेटा सब कुछ पीछे बता चुका हूँ L1 L2 में ना लेक्चर में। तो ये ग्राफ बनेगा पैराबोला। अब मान लीजिए सो बेटा आज के डेट में मान लीजिए ना आप नहीं पढ़े हुए हैं अभी, तो कितना टाइम लगता है? L1 L2 L3 14 तक भी हुआ बेटा। अभी S1 S2 चल रहा है, सीट सॉल्व हो रही है। अब इसके बाद फिर अभी शुरू हो जाएगा L15, तो L14 हो चुका है और नया चैप्टर शुरू होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जानते हो। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या आएगा? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या? नंबर 1 फ्रिक्शन, नंबर 2 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खुद न्यूटन्स लॉ, फिर क्या पुली, फिर क्या सेंटर ऑफ मास, फिर क्या कॉलिजन। ये सब मिला के से ना 5 चैप्टर होते हैं इसमें। तो 5 चैप्टर को चाहे 5 चैप्टर बोलिए या चाहे 5 चैप्टर को एक साथ फिनिश करिए 5 नंबर वाइज। अब जैसे फ्रिक्शन पूरा किया और 100-150 न्यूमेरिकल फ्रिक्शन में सॉल्व किया, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में गए, वहाँ 50-60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व किया, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास पर गए 100-150 क्वेश्चन फिर वहाँ सॉल्व किया, फिर ऐसे ही ऐसे पढ़ते चले जाइए। कहाँ से आएगा? और पूरी मैकेनिक्स तैयार हो गई। कहाँ तक पूरी मैकेनिक्स? यूनिट, डायमेंशन, परसेंटेज एरर और वेक्टर मिलाते हुए पूरा 1D प्रोजेक्टाइल यानी कि सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन, 1D मोशन, और फिर उसके बाद बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन पूरा 5 चैप्टर मिलाकर न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, फिर उसके बाद रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन मीन्स की रोटेशन वाला पार्ट, रोलिंग में कुछ पार्ट हटाया गया है, तो रोलिंग वाला मोशन, फिर ग्रेविटेशन और फिर एसएचएम। यदि आपका इतना तैयार है जितना मैं बोला, हाउ मच क्वेश्चन विल बी कवर? डू यू नो हाउ मच? मिनिमम 14, मैक्सिमम 16-17, यानी कि अप्रॉक्सीमेट एवरेज रख दिया जाए तो 15 क्वेश्चन विल बी 100% दैट विल बी कवर 100%। हाउ मच? 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। फैंटास्टिक। 3 ब्रांच जबरदस्त। नंबर 1 मैकेनिक्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटिज्म, नंबर 3 मॉडर्न फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि इतना पार्ट जबरदस्त है बेटा तो 30 प्लस यानी कि 30 to 35 100% विल बी कवर्ड। अब बाकी के ब्रांच से 4-5 ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसी आर्डर में पढ़ाएंगे भी। पहले पूरी मैकेनिक्स, फिर पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटिज्म, फिर 100% मॉडर्न फिजिक्स, फिर उसके बाद में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स, कंप्लीट ऑप्टिक्स। ओके, इसी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भी। चलिए फिर आई कम ऑन द पॉइंट एंड नाउ यू आर कन्फर्म दैट द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड हाइट विल बी द पैराबोला। तो अब ग्राफ जो कि पैराबोला होगा बेटा, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। ओके, तो पहले आप यहाँ पे जैसा ऑप्शन पे चलिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बेटा कह रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन में कह रहा है ना कि ग्राफ ऐसे दिया बेटा, ऐसे दिया हुआ है और फिर ऐसे है और फिर ना बेटा, और फिर या इस टाइप से है, ऐसे है। तो क्या सही है? नो भाई, ये कैसे सही होगा? क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पैराबोला है ना, वो पैराबोला जिसका पावर कम है उसी तरफ होना चाहिए। ये उल्टे दिशा में दिखा रहा है, यानी कि दिस विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये तो होगा नहीं ना, यानी कि उसको किधर घूमना चाहिए? जिसका पावर कम उसकी तरफ घूमना चाहिए। ये उल्टा घूम रहा है। अच्छा, अब चाचा फिर चलो बेटा, अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो दूसरे नंबर पे देख रहे बेटा, वो सर्किल बना रहा है, यानी कि पैराबोला नहीं, ये सर्कुलर पार्ट बना रहा है। एग्जैक्ट सर्किल दिखा है, देखिए। तो सेकंड वैसे ही गलत हो गया, तो ए ऑप्शन भी गलत हुआ, बी ऑप्शन भी गलत हुआ। सी नंबर में स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ ऐसे करके बना स्ट्रेट लाइन, वो भी रॉन्ग है, हो नहीं सकता। कौन सा एक बचा? पैराबोला में डी ऑप्शन केवल बचा, बट डी ऑप्शन पैराबोलिक दिया हुआ है। ये शेप देखो, ये पैराबोला, इधर भी पैराबोला। तो
मीन्स कि दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दिया है V, यहाँ पर दिया है H। किसके तरफ घूमता है? जिसका पावर कम होता है। तो किसका पावर कम है? H का। तो किधर घूमेगा? H की तरफ। ओके, देखिए बेटा यहाँ से किसकी तरफ घूम रहा है? ये जो एरो है ना, इस एरो के चक्कर में ना पड़िएगा। यह आना और जाना दिखा रहा है, यानी कि गिरा है या फिर बाउंस हुआ है। तो एक है पॉजिटिव डायरेक्शन बेटा, जैसे मान लो गिरा तो पॉजिटिव, बाउंस हुआ तो नेगेटिव, या ऊपर मान लो माइनस ले लें तो गिरा जब आ रहा था तो उसको लिया गया है नेगेटिव, आ रहा था तो नेगेटिव, तो आ रहा था तो नेगेटिव बेटा, ये ग्राफ नेगेटिव हिस्से में है। आज जब जा रहा था तो पॉजिटिव, तो ये हिस्सा बेटा पॉजिटिव है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h है और ये कितना बाउंस हुआ है? h/2, तो h/2 बाउंस हुआ है। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। देयरफॉर द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा बेटा, इस क्वेश्चन में कि कह रहा ना बेटा कि ए स्कूटर एक्सीलरेट फ्रॉम द रेस्ट फॉर द टाइम t1। कोई एक स्कूटर वाला है जो पहले रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ए एक्सीलरेशन से वो एक्सीलरेट हो रहा t1 समय के लिए। तो क्या करना है? v बराबर 0, पहले वेलोसिटी नहीं थी उसके पास में, तो v बराबर 0 प्लस a1 t1, t1 समय के लिए तो v बराबर a1 t1, तो v बराबर a1 t1। और फिर कह रहा है कि उसके बाद वो क्या हुआ? पहले एक्सीलरेट होता गया, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ तक ये वेलोसिटी है, तो पहले एक्सीलरेट होता हुआ गया, वेलोसिटी बढ़ता हुआ गया। अब यहाँ जो वेलोसिटी रही होगी, अब यहाँ पर ब्रेक लिया, यानी कि यहाँ पर अब रिटार्डेशन हो गया बेटा। देखो ग्राफ नीचे है ना, यानी कि थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो गया, तो ये रिटार्डेशन बेटा, ये क्या बता रहा है? रिटार्डेशन। और पहले क्या हो रहा था? पहले एक्सीलरेशन, पहले एक्सीलरेशन, अब रिटार्डेशन हो रहा है। तो अब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया ना, तो कह रहा है कि वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो 0 बराबर अब जो बेटा यहाँ से अब जो इस समय वेलोसिटी थी वही यहाँ से आगे के लिए इनिशियल बन जाएगा। तो इस समय जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल बन गई, या फाइनल इसका v का मान 0 हो गया। तो फाइनल 0 हो गया, इस समय जो था वह इनिशियल बन गया, a1 t1 इनिशियल बन गया, और माइनस और रिटार्डेशन कितना है? a2 t2 टाइम मान लिया, यानी कि यह टाइम मान लिया t2 इतना, यहाँ से लेकर ये इतना t1 था और ये इतना t2। तो पहले एक्सीलरेट हुआ, फिर रिटार्डेशन हुआ, तो 0 हो गया। a1 t1 बराबर सो मच। अरे बेटा यहाँ से सीधे से वैल्यू हमने क्या किया? v का मान यहाँ रख दिया था, वही इनिशियल है। अब a1 t1 बराबर बेटा इसको इधर भेज दिया, तो a1 t1 बराबर a2 t2, तो t1 यहाँ है ही, t2 इधर ला दीजिए, तो यह a1 उधर चला जाएगा। तो t1/t2 बराबर कितना हुआ? a2/a1। दैट इज द आंसर। मीन्स ये ऑप्शन नंबर बेटा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। और बेटा 31 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यही रोक दिया जाए 31 नंबर क्वेश्चन। ये 30 तक 31 से फिर नेक्स्ट अगले लेक्चर में करूँगा बेटा। तो S3, तो चलिए बेटा S3 अब यहीं रोक दिया जाए। तो 15 नंबर S1 में हम लोग 1 नंबर से लेकर 15 तक देखें, फिर यहाँ पर हम लोग बेटा 16 नंबर से लेकर 30 तक देखें। अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और पहले शुरू करूँगा ना, अभी समय रात में बेटा 12:30 बजने जा रहे हैं, तो अब यहाँ रुकता हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगा बेटा कि यहाँ पर 31 से शुरू करूँगा और 31 से लेकर 60 तक अगले लेक्चर में दूंगा S3 में। तो S3 में हम कोशिश करेंगे ना बेटा कि 31 से लेकर के 60 तक हम लोग एक ही लेक्चर में कवर कर दिया जाए ना। हाँ, थोड़ा सा कोई घबराने की बात नहीं बेटा, अब सारे शेयर एक एक क्वेश्चन सारे हम सॉल्व करेंगे, सब बताएंगे। आप बस केवल मेहनत करिए, आपका काम है अच्छी तरह से पढ़ाई करना, अच्छी तरह से मेहनत करना, और बाकी तो बेटा सारा काम क्या पढ़ना वो मैं बताऊंगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। हाँ, कमेंट करना। जानते हैं आप जैसे मान लीजिए कि ऑफलाइन के बच्चे होते हैं तो क्लास में अवेलेबल होते हैं आंखों के सामने, और कोई भी डाउट होता आ करके आप इसमें पूछते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं। और आप यदि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो जब आप कमेंट करेंगे तो तभी तो मैं समझूंगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है, आप देखिएगा, खुद सोचिएगा, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है, पता चला कि व्यूज है 150, पता चला कि व्यूज है 200, पता चला कि व्यूज है 50, लेकिन लाइक कितने लोग किए हैं? 5, 4, 3, 10, 20।
जो नहीं किए हैं वो क्या चाहते हैं? क्या अच्छा नहीं? बेटा लिख दो ना, अच्छा नहीं तो लिखो बेटा कि सर मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो बेटा मज़ा देखो कहाँ है, वहाँ जाओ। और यदि पढ़ रहे हो अच्छा लगता है तो लिखने में यार कंजूसी क्यों करते हो भाई? ठीक, तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताते रहें। तो आप करें या ना करें, आप बताएं या ना बताएं, कमेंट करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी, मैं अपना फ़र्ज़, अब मैं अपना प्रॉमिस अच्छी तरह से निभाऊंगा। तो आपको, यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत 180/180 रोक नहीं सकती। और यदि आप बीच में मिसगाइडेड होंगे, दिग्भ्रमित होंगे, दिशा भटक जाएंगे, भूल जाएंगे, तो आप जिम्मेदार हो उसके होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके बेटा, सब्सक्राइब चैनल न किए होंगे तो अवश्य कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर हम लोग S3 में मिलते हैं। तो अब 2 लेक्चर आएंगे बेटा, S3 और L15। तो L15 में फ्रिक्शन शुरू होगा, चैप्टर कोर्स भी आगे बढ़ाते रहें। तो 15 शुरू होगा, सीट तो साल होती रहेगी बेटा। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।